वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसका पर्पस है कि जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल का एक प्रभावी उत्तर लेखन शैली हम कैसे बेहतर करें या उस पर कैसे बेहतर तरीके से कार्य करें, या एक अच्छे आंसर के क्या गुण होते हैं। जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को चेक कर रहा हो तो भूगोल में उसकी अपेक्षाएं आपसे क्या होंगी, इसको लेकर के एक समझ बनाना, या आप कैसे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है ना। भूगोल के संदर्भ में ज्योग्राफी के को केंद्र में रख करके हमारा ये डिस्कशन अगले 1.5-2 घंटे तक इस चीज पे फोकस करेगा कि एक अच्छा आंसर के क्या क्या आयाम या क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। हमको लिखते समय या अपने आंसर राइटिंग को डेवलप करते समय, उसके स्किल्स पे कार्य करते समय हमको किन किन आयामों पे कार्य करने की जरूरत है, ये हमारी इस सेशन का मुख्य पर्पस उद्देश्य है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो रणनीति है वो ये है कि अगर मैं केवल थ्योरेटिकल बात करूं, ये करिए ये करिए ये करिए, है ना, ये किया जाना चाहिए, तो शायद आप लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि इस साल मोहनलाल ने टॉप किया हिंदी मीडियम से, और अगर मैं उनकी कॉपीज आपको दिखाऊं कि वो भूगोल के आंसर्स कैसे लिख रहे हैं और उनको बेहतर नंबर कैसे मिले, है ना, तो आपको शायद ज्यादा प्रभावी नजर आएगा या आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और साथ ही पूरी प्रक्रिया बहुत आसान नजर आएगी कि अगर मोहन कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ABCD XYZ कोई भी चाहे तो इसको प्रभावी रूप से अपने आंसर का या अपने आंसर उत्तर शैली का हिस्सा बना सकता है। थोड़ी सी रणनीति बस इसको लेकर के बनानी पड़ेगी। क्लियर है? तो मैं बहुत सारे उदाहरणों या लास्ट 2-3 ईयर्स में जो टॉपर्स हुए हैं हिंदी माध्यम से, उनके जो कॉपीज हमारे पास हैं या विजन आईज में जो उन्होंने टेस्ट लिखे हैं, उनके कॉपी के माध्यम से भी आपको मैं विभिन्न एग्जांपल्स देता चलूंगा कि ये आंसर में अगर हम इस तरीके से अप्रोच करें तो अपेक्षाकृत अच्छा होगा या प्रभावी आंसर हो सकता है। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा या आपको बताऊंगा कि देखिए टॉपर्स इस तरीके से अपने आंसर्स में इन रणनीतियों को अपना हिस्सा बनाते हैं या अपने आंसर राइटिंग का स्किल या उसका हिस्सा बनाए हुए। तो आपको बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आसान भी लगेगा कि कोई अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से भी हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट फ्यू इयर्स में जो टॉपर्स हुए हैं क्या उन्होंने इन सब आयामों पे काम किया है या नहीं किया है। अगर काम किया है तो आपको भी आने वाले समय पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं एक सवाल के साथ शुरू करूं, मतलब अगर सबसे पहला कि यार एक अच्छे आंसर में गुण क्या क्या होने चाहिए, वो कौन कौन से गुण हैं जो किसी एक पार्टिकुलर आंसर को बेहतर बनाते हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 4-5 डायमेंशंस हैं किसी भी आंसर को। किसी भी आंसर को, चाहे आप यूरोप में आंसर लिखें, चाहे नॉर्थ अमेरिका में, चाहे भारत में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपके आंसर राइटिंग के स्किल का टेस्ट होगा तो उसके 4-5 आयाम होते हैं। उन 4-5 आयामों पे अगर आपने बेहतर तरीके से कार्य किया है तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर होगी। और वो 4-5 आयाम क्या हैं जिस पे हमको काम करने की जरूरत है, तो ये 4-5 आयाम है जिस पे हमको प्रभावी रूप से काम करने की जरूरत है। ये 4-5 शब्द हैं। कंटेक्स्ट, जिसको कहा जाता है संदर्भ, कि हमारा कोई भी आंसर एक परिप्रेक्ष्य में होता है। हम सही लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना भी सही लिखें, लेकिन जो पूछा गया है अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो संदर्भ गलत होगा। तो संदर्भ एक इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसपे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कंटेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा है कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए, या एक अच्छा प्रभावी कंटेंट क्या होता है। एक आंसर में अगर हमारा आंसर अच्छा है, हमने कहा कि हमने अच्छा कंटेंट लिखा है, तो अच्छे कंटेंट का अर्थ क्या होता है इसकी भी एक समझ होनी चाहिए, ताकि जब हम आंसर्स लिखें तो कंटेंट के विभिन्न आयामों को हम अपने आंसर में समाहित करें। तो एक इंपॉर्टेंट पक्ष क्या हो गया? संदर्भ। दूसरा क्या हो गया? कंटेंट। तीसरा, वो जो कंटेंट है उसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या तारतम्यता है, प्रवाह है आंसर में, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं क्या एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? आंसर ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो में चल रहा है।
एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई सी महसूस हो रही है, हमने उसको कहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को दो नजरिए से देखेंगे, एक को कहा जाता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर। जब भी हम एक आंसर लिखते हैं तो इसका एक पहला हिस्सा कैसे शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से। तो आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बना, इंट्रोडक्शन, फिर उसका मुख्य भाग, और फिर लास्ट हिस्सा क्या होगा, कंक्लूजन, है कि नहीं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसको कहा गया मैकेनिकल स्ट्रक्चर। कोई भी आंसर लिखेंगे इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, उसके जो मुख्य आयामों के बारे में पूछा वो बताया, और फिर हमने उसको कंक्लूड कर दिया, टॉपिक कंप्लीट। इसको मैकेनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम फ्लो या प्रवाह कह सकते हैं, जिसे सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत हो। तो स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बेहतर समझ बनाने की जरूरत है, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया है, प्रेजेंटेशन कैसा है, बेहतर है नहीं है। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। कहते हैं ना, रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन, कि देख करके ही सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाए। तो हम कैसे अपने आंसर या कंटेंट का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर सकते हैं, है ना। अगर एग्जामिनर को आपने दुख दिया, पेन दिया, तो नंबर देते समय भी तो वो पेन ही देगा ना, नहीं। लॉजिकली सोचिए, तो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसमें एग्जामिनर को चेक करना आसान नजर आए, पॉइंट्स विजिबल हो, जो हम बताना चाहते हैं, जो उसको बताना चाहते हैं वो उसको खोजना ना पड़े, उसको दिख रहा हो, उसकी विजिबिलिटी बेहतर, है ना। तो प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है, कैसे हम आंसर को ज्यादा उसकी पैकेजिंग अच्छे से करें ताकि हमारे जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसकी विजिबिलिटी को इनहेंस कर सके। कैसे हम अपने आंसर को और प्रभावी बना सकते हैं थ्रू प्रस्तुतिकरण, उसके विभिन्न आयाम हो सकते हैं, विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है और कुछ टॉपर्स के माध्यम से देखेंगे कि क्या वो अपने प्रस्तुतिकरण पे कार्य कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, है ना। तो एक आयाम क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण। जो लास्ट हिस्सा है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। हर सब्जेक्ट का अपना कुछ कीवर्ड्स होता है, उसके अपनी कुछ शब्दावली होती है। आपके आंसर में वो शब्दावली नजर आनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है उस सब्जेक्ट विशेष पे पकड़ क्या है, अपेक्षाकृत कमजोर है। तो एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का भी विषय है। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, द्विभाषी में इंग्लिश की जगह हिंग्लिश लिख रहे हैं, है ना। जैसे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्द लिख रहे हैं, वो भी किस में, इंग्लिश के अल्फाबेट्स में। देवनागरी लिपि में तो लिखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश के साथ एल नीनो लिख दिया, तो एल नीनो तो देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है ना, है ना। ला नीना देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर उसमें इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो, क्योंकि आपने माध्यम क्या चुना है, माध्यम चुना है या तो इंग्लिश नहीं तो हिंदी, वहां इंग्लिश थोड़ी ना लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के बारे में भी आपके साथ एक समझ बनाएंगे। तो किसी भी आंसर को बेहतर करना है या किसी भी सवाल का आंसर प्रभावी कैसा हो, उसमें इन 4-5 मानकों पे आपकी टेस्टिंग की जाती है। कंटेक्स्ट, कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इन 4-5 आयामों की अगर आपकी समझ बेहतर हो या इन सब चीजों पे आपने बेहतर तरीके से अपने आंसर राइटिंग के स्किल्स पे काम किया है, तो विश्वास करिए जो आप आंसर लिख रहे होंगे वो बहुत प्रभावी होगा। एग्जामिनर उसको बेहतर मार्क्स दे रहा होगा, या आप कह सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयाम है, अभी चर्चा में विस्तार से आपके साथ करता हूं। तो जो हम लोगों ने ओवर ए पीरियड टाइम जितने भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपी को देखा, तो जब कॉपी को देखा तो किसी की कॉपी में कोई बात अच्छी नजर आई, किसी में कुछ और बात अच्छी नजर आई। तो हमने जब क्वेश्चंस को देखा या हमने जब टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज किया, उसको चेक किया, उसको इवेल्युएट किया, तो हमने देखा कि कई बार जो इफेक्टिव और टारगेटेड इंट्रोडक्शन, जैसे मैं बात करूं कि एक आंसर है, उस आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो जो टॉपर्स हैं उनके अंदर एक गुण नजर ये आ रहा है कि वो आंसर को इंट्रोड्यूस बहुत ही प्रभावी रूप से करते हैं, है ना। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आंसर की शुरुआत में ही उसका प्रभाव अगर बेहतर है, मतलब पढ़ते ही अगर आनंद आए कि हाँ इसी तरीके से या इस तरीके से शुरू किया जा सकता है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर का क्या बनेगा कि ये बच्चा बहुत बेहतर तरीके से आंसर्स को लिखा होगा। तो हमने देखा है कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन एबिलिटी या इंट्रोडक्शन की स्किल्स एबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे बहुत सारे लोग जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें परिभाषा देते हैं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट वाले हैं तो उसमें परिभाषा देते हैं। अगर वो सवाल, वो टॉपिक वर्तमान परिदृश्य से जुड़ा हुआ है तो करंट के किसी जो भी इशू से जुड़ा हुआ है उसके साथ वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक तरीका है प्रभावी रूप से इंट्रोडक्शन करने का।
कई बार हम देखते हैं कि कुछ सूचकांक है, कुछ आंकड़े हैं, उनके माध्यम से भी उस टॉपिक के बारे में, जैसे मान लीजिए कि भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में है, तो जीडीपी के साथ शुरू कर सकते हैं कि भारत में जीडीपी का कुल साइज इतना है, 15%, 16%, 48% लोग उससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत किया जा सकता है ऐसे आंकड़ों के साथ। तो कुछ आंकड़े हो सकते हैं, कुछ करंट से रिलेटेड कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस, या उसका कुछ रेलेवेंस हो सकता है, या परिभाषा, कोई एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का हमने शुरुआत किया किसके साथ? परिभाषा के साथ, डेफिनेशन के साथ, है कि नहीं? किया जा सकता है ये भी। तो अलग अलग तरीके से बच्चे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। अभी चर्चा करता हूं विस्तार से इंट्रोडक्शन के बारे में। बॉडी पे वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं, जो उनकी संरचना होती है उसमें कंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कई बार वो करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, है ना, फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं। तो ये भी हमने आंसर में देखा कि प्रस्तुतिकरण के विभिन्न आयामों पर भी काम कर रहे हैं। आंसर की संरचना बेहतर होती है। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसका बॉडी पार्ट लिखते हैं, जो मुख्य भाग है उसकी हेडिंग्स बनाते हैं, उसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं, एक शानदार रूप से कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन भी बेहतर तरीके से लिखते हैं। तो हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर राइटिंग का स्किल है, उस आंसर राइटिंग के स्किल में जो कंटेंट आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपने लिखा क्या है, और लिखा क्या है तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, मेन बॉडी के फॉर्म में और कंक्लूजन के फॉर्म में। इन सब की एक बेहतर समझ होनी चाहिए। तो मैं इन सारे आयामों पे आपके साथ विस्तार से एक समझ बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं कि पहला हमारा टॉपिक क्या है? संदर्भ, कंटेक्स्ट, है कि नहीं? कोई भी सवाल किसी एक परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, उस संदर्भ को समझना जरूरी है। अगर आपने उस संदर्भ को नहीं समझा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चुनौतियां होंगी। तो हमको कई बार कीवर्ड्स, जो सवाल पूछा गया है उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखना पड़ेगा कि क्या वो बातें हैं जिसके संदर्भ में वो बात कही जा रही है। जैसे एक सवाल कहते हैं, जैसे एक सवाल है 2000 मेरे ख्याल से 22 या 23 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल ये है कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है? क्लियर, समझ रहे हैं? तो यहां पर यह सवाल हमसे क्या जानना चाहता है? हिमालय के भूस्खलन या पश्चिमी घाट के भूस्खलन, या दोनों? दोनों। मान लेते हैं, सपोज करिए कि एक बच्चा है, उसको हिमालय में आने वाले भूस्खलनों का कारण मालूम है, लेकिन पश्चिमी घाटों के बारे में उसकी समझ थोड़ी सी सीमित है, और उसने हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के निम्न कारण है 1 2 3 4 5 6 बता दिया। क्या लगता है ठीक आंसर है? क्या संदर्भ सही है? संदर्भ के जो बातें लिखी गई होंगी वो सही हो सकती है। हिमालय के संदर्भ में भूस्खलन के निम्न कारण है, वो बात तथ्यात्मक रूप से सही हो सकती है, लेकिन जो पूछा गया है क्या उसके अनुरूप है? क्या ये समझ पा रहे हैं? उसके अनुरूप नहीं है, तो संदर्भ गलत हो गया कि नहीं? आप भले ही कितने बेहतर तरीके से हिमालय के भूस्खलन उसको साधने के सुझाव लिख दें, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो नंबर मिलेंगे क्या? नंबर अंतर के थे, हिमालय के भूस्खलन बताने के नहीं थे, दोनों के बीच के अंतर को समझाना था, ये सवाल था, नहीं? या मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने बताया कि हिमालय में जो भूस्खलन आते हैं वो 1 2 3 4 कारण है, फिर दूसरा उसने बताया कि पश्चिमी घाट में जो भूस्खलन आते हैं उसके 1 2 3 4 कारण है। सबके कारण बता दिए, लेकिन पूछा क्या था कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस पूछा है। तो हमारे आंसर में वो अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आपने क्या किया? केवल व्याख्या किया किसका? पश्चिमी घाट के भूस्खलन का और हिमालयन क्षेत्रों के। तो क्या कंटेंट देखा जाए तो कंटेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो बातें लिखी गई हैं ठीक है, लेकिन क्या संदर्भ के अनुरूप लिखी गई है? सवाल ये। क्लियर है? तो हमको अपने संदर्भ पे ध्यान रखना है कि किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, सवाल हमसे जानना क्या चाहता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी चूक कर देंगे और केवल हम लिखते रहेंगे तो विश्वास करिए जो भी आप लिख रहे हैं संदर्भ के अनुरूप नहीं हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपके नंबर काटे जाएंगे। और जरा सोचिए कि 20 सवाल हैं, 20 सवाल में से अगर 3-4 सवालों में संदर्भ गलत हो गया, जानना कुछ और चाहता है और हम मान के कुछ और चल रहे हैं कि जो आता है वही लिखूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं जो पूछ रहा है। क्लियर है? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, एग्जामिनर क्या छवि बनाएगा आपके बारे में, जस्ट इमेजिन। और आप अपना केस लड़ने के लिए वहां खड़े भी नहीं है कि सर मुझे ये आता था तो ये लिख दिया, ये आता था तो ये लिख दिया। एग्जामिनर ये सोचेगा कि मैं पूछता कुछ और हूं, ये लिखता कुछ और। तो हर सवाल को कटघरे में रह करके चेक कर रहा होगा कि नहीं, एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रहा होगा आप पे।
कोई आंकड़ा भी लिख रहे होंगे ना तो भी शक कर रहा होगा कि कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि पूछता कुछ और हूं, लिखता कुछ और। तो शुरू से लास्ट तक शक की निगाह में आपका आंसर चेक होगा, और शक की निगाह से जब भी देखा जाता है तो संबंध बेहतर नहीं होते। शक की निगाह से अगर होगा तो संबंध, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति से साइकोलॉजिकली नंबर ले पाना मुश्किल काम होगा। लॉजिकली सोचिए, एक ट्रस्ट का भाव होना चाहिए ना। ट्रस्ट, आप नहीं है, आपका कॉपी है, वो भी लिखित रूप से, जिसको ना मिटा सकते हैं ना काट सकते हैं, एक बार लिख दिए तो लिख दिए। वो आपकी छवि है, आपका इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी है। वो जब चेक कर रहा होगा तो संदर्भ में गड़बड़ी अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो उससे नंबर ले पाना मुश्किल काम होगा। तो संदर्भ में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये मत सोचें कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। ये सोचें कि सवाल मुझसे क्या जानना चाहता है, और फिर सोचें कि जो सवाल मुझसे जानना चाहता है उसमें अब मुझे क्या क्या आता है, और उसके अनुरूप अपने आंसर को फ्रेम करें। लेकिन आपका आंसर संदर्भ के अनुरूप फ्रेम होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कई बार देखा, जैसे चक्रवात वाला ही टॉपिक है, चर्चा कर रहे थे, शीतोष्ण कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी चक्रवात का अंतर स्पष्ट करें। और आपको आता है उष्ण कटिबंधी चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। आपने क्या किया कि यार कुछ तो मिल ही जाएगा, एक काम करता हूं उष्ण कटिबंधी चक्रवात ही लिख देता हूं, लिख दिया। और पूछा क्या था? अंतर स्पष्ट कर। संदर्भ क्या था? डिफरेंस बताना था कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। और बताए क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूछा है क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उसकी व्याख्या? पूछा है कि अंतर, दोनों के बीच का मूल अंतर क्या है? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीजों की एक समझ बनानी पड़ेगी। जैसे सपोज करिए पूछेगा कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसमें अपसारी सीमा के महत्व उदाहरण सहित चर्चा करें। क्या पूछा? अपसारी सीमा। और आपने क्या समझ लिया? पूरा प्लेट टेक्टोनिक। और क्या लिख रहे हैं? अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षी सीमा। और पूछा क्या है? अपसारी सीमा। और लिख क्या रहे हैं? सब कुछ। तो क्या सब कुछ के नंबर मिलेंगे, या थोड़ा सा अपसारी लिखा और बाकी अभिसारी और संरक्षी में पन्ना खर्च कर दिया? लेकिन क्या पूछा है? आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में पूछा गया है उसके अनुरूप नहीं। तो इसका मतलब है कि आंसर लिखने से पहले, कलम जैसे ही चले उससे पहले सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल हमसे क्या जानना चाहता है ये इंपॉर्टेंट, और उसके अनुरूप अपने आंसर को फ्रेम करें। ये पहला पक्ष है आंसर राइटिंग का। उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पहले से 20 सवालों के बीच में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संदर्भ क्लियर हुआ? तो कंटेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। किसी परिप्रेक्ष्य में आंसर लिखा जाता है, किसी संदर्भ में बात रखी जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग का, वो है कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष जिसपे आपका इवैल्यूएशन होगा, कंटेंट। अब सवाल ये है कि जो आप हर दिन आंसर्स लिख रहे हैं या जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, उसमें बार बार लिखा होता है कि कंटेंट पे काम करें, प्रभावी उत्तर लेखन शैली पे काम करें, कंटेंट और बेहतर करें, लिखा रहता है। तो कंटेंट बेहतर का मतलब क्या है ना? कंटेंट का मतलब क्या है बेहतर? तो उसके भी कुछ आयाम तो होते होंगे। तो यहां पर जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट दो प्रकार का होता है। एक तो तार्किक होता है, तार्किक मतलब लॉजिकल, और दूसरा होता है सपोर्टिव कंटेंट। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई कंटेंट है, जैसे मान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी ही, ये तो किए हुए हैं हम। तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी की चर्चा करें, तो प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है वो दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन सा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस का जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा संवहनी धारा का सिद्धांत। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर प्लेट टेक्टोनिक को समझना है कि दुनिया भर में प्लेटों का मूवमेंट क्यों हो रहा है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बल है, उस बल का नाम क्या है? संवहनी धारा। तो हमको तर्क बताना पड़ेगा ना कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आधार स्तंभ क्या है? संवहनी धारा। और उसके तहत जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्या? स्लैब पुश और रिज पुश। याद आ रहा है? ये क्या है? ये तार्किक युक्तिपूर्ण आर्गुमेंट कि प्लेट टेक्टोनिक क्यों, उसके पीछे का बल क्या। नहीं, और अगर प्लेटों का मूवमेंट होता है तो सबसे सटीक तरीके का प्रूफ जो दिया गया वो हैरी हेस का सिद्धांत था, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। ये लॉजिकल तर्क, दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसने प्रूफ किया कि प्लेटों का विस्थापन होता है। अब यहां पर सपोर्टिव कंटेंट आएगा
कि अगर इन दो चीजों ने कहा कि होता है, तो क्या प्लेटो का मूवमेंट होता है? तो हाँ, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षी सीमा, है ना, कि इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। अब इन बातों को प्रूफ करने के लिए क्या कुछ तथ्य देने पड़ेंगे? अपसारी सीमा है तो कहां पर, अभिसारी सीमा है तो कहां पर, संरक्षी सीमा है तो कहां पर? नहीं, तथ्य दे दिए, या कुछ कोटेशन अगर हुआ तो दे सकते हैं, या कुछ भौगोलिक उदाहरण हुए, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको मालूम है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मध्य अटलांटिक कटक, ये क्या है? भौगोलिक उदाहरण है, हमने इस बात को दे दिया। कोई समिति कमेटी का रिकमेंडेशन है तो वो भी बात हो सकता है। लेकिन यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसारी, अभिसारी और संरक्षित सीमा, इसके बारे में हमने बताया। और इसको बताने के लिए क्या हमको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे? तो उदाहरण कैसे होंगे? भौगोलिक उदाहरण, ज्योग्राफिकल देने पड़ेंगे, और दे करके हमने उसको बता दिया, तो हमारा कंटेंट बेहतर हो गया। यानी हमने प्लेट टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, अभी बताते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया, तो कॉन्सेप्ट के बाद उसकी व्याख्या की कि इसके आधार पे हमने कहा अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। इसको सपोर्ट करने के लिए हमने इस तथ्य या इसको कि दुनिया भर में अपसारी, अभिसारी और संरक्षी सीमा कहां, तो इसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया? भौगोलिक उदाहरण। मान लेते हैं ये पीछे वाला सवाल है, ये सपोर्टिव कंटेंट का मतलब समझ गए कि कुछ फैक्ट हो सकता है, कुछ भौगोलिक उदाहरण हो सकते हैं, कुछ कोटेशंस भी हो सकते हैं। कोटेशंस बताते हैं कैसे, कोटेशंस भी हो सकते हैं या समिति कमेटी के रिकमेंडेशंस भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पीछे वाला जो टॉपिक था, पीछे वाला एक सवाल था ये, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें। इसकी जगह क्या ये सवाल हो सकता है कि हाल ही में केरला के वायनाड के क्षेत्र में भूस्खलन की गतिविधियां हुई? एक तथ्य लिख देगा कि देश में अगर लैंडस्लाइड्स होते हैं, 100 स्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लाइड भूस्खलन होते हैं, तो 60% केवल एक राज्य में होता है जिसका नाम है केरला। तो मान लीजिए लिखता है इस स्टेटमेंट में कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में केरला में सर्वाधिक भूस्खलन के घटनाएं होती हैं। इनके कारणों को बताते हुए इनको साधने के सुझाव भी दे। तो कारण का मतलब क्या हो गया? कारण का मतलब अगर भूस्खलन होता है तो क्या ये हमको कुछ तर्क देने पड़ेंगे कि भूस्खलन होता है तो क्यों होता है? नहीं, केरला में ज्यादा क्यों होता है? तो कुछ प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं और कुछ मानवजनित कारकों की भी भूमिका होगी। तो यहां पर युक्तिपूर्ण या तर्क क्या होगा? कुछ प्राकृतिक कारण और कुछ मानवजनित कारक। हो सकता है। तो तर्क क्या हो सकते हैं? तर्क हो सकता है, यहां पर दो तर्क बन जाएंगे, मानवजनित कारक और प्राकृतिक कारक। फिर उसके अंदर जो भी सब पॉइंट्स होंगे बता दिए। क्लियर है? अब अगर केरला में भूस्खलन आ रहे हैं तो इसको साधने के सुझाव दें, और इस सुझाव में क्या समिति और कमेटी के रिकमेंडेशंस आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते। तो यहां पर बताना पड़ेगा कि 2012-13 में विभिन्न समितियां बनी थी और उन समितियों ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था ताकि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हम ऐसे भूस्खलन की घटनाओं को साध सके, है ना। तो वहां पर हमको वैसी समितियों के रिकमेंडेशंस को देना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि क्या सवाल है। अगर कुछ सवाल ऐसे आपदाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हो सकता है कि उन आपदाओं को साधने के लिए कुछ रिपोर्ट्स होंगी, और उन रिपोर्ट को आधार बना करके आप सुझाव दे सकते हैं कि सपोर्टिव कंटेंट, आप तर्क दे सकते हैं कि ऐसे भूस्खलन को साधने के ये उपाय किए जा सकते हैं। नहीं, तो डिपेंड करेगा कि सवाल का नेचर क्या है। लेकिन सपोर्टिव कंटेंट का नेचर भौगोलिक उदाहरण हो सकता है। सपोर्टिव कंटेंट अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सुझाव देने के लिए सपोज करते हैं हमको कुछ समिति के रिकमेंडेशंस की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे यहां पर कोटेशन से, कोटेशन मान लेते हैं, सपोज करें जलवायु परिवर्तन का टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन पे पूछ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन का मूल कारण क्या है? मानवजनित कारक या प्राकृतिक कारक? मानवजनित कारक। तो क्या मानव के लालच ने ही जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है, कह सकते हैं? तो क्या असंधारणीय विकास एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन का, कह सकते हैं? तो इसका मतलब है कि अगर मनुष्य अपनी जीवन की जरूरतों को सीमित कर ले तो क्या जलवायु परिवर्तन को साधा जा सकता है? साधा जा सकता है।
तो हम क्या कह सकते हैं संधारणीय विकास को कि अर्थ हैज इनफ टू मीट एवरीवन्स नीड। पृथ्वी के पास बहुत कुछ है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है हमारी लालचों को पूरा करने के लिए। ये कोटेशन होता है कि नहीं? कह सकते हैं ना जलवायु परिवर्तन में, मतलब डिपेंड करता है। हम ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं नहीं, हाँ महात्मा गांधी का कोटेशन है, तो हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं ना। मतलब डिपेंड करता है, कहने का ये मतलब है आप अपने आंसर को कैसे युक्तिपूर्ण तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आपने अपने इस तर्क को बताने के लिए कि इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने गांधी जी के विचारों को इंक्लूड करके बताया कि संधारणीय विकास ही तरीका हो सकता है। नहीं, ब्रटलैंड कमीशन का रिपोर्ट था, उसने भी एक कोटेशन दिया था, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विकास वो होना चाहिए जिसमें संसाधन जो हैं वो आज भी बने रहें और भविष्य के लिए भी हम उसको संजो पाएं। ऐसे विकास को संधारणीय विकास कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन का सॉल्यूशन ही क्या है? संधारणीय विकास है। तो कोटेशन दिए जा सकते हैं, नहीं दिया जा सकता है। मान लेते हैं कि सवाल है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उस पर ज्यादा पड़ता है, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे ज्यादा पड़ता है कि नहीं? वंचित वर्ग जो है उन पे उनका प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो चर्चा हमने किया और हमने कहा कि मान लीजिए कि महिलाओं पे उसका प्रभाव ज्यादा है, इंपैक्ट ज्यादा है, डबल बर्डन हो जाता है। तो हम बता सकते हैं ना कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से, है कि नहीं? चैलेंजेस हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महिलाओं पे कैसे पड़ेगा? जरा सोच के देखिए कि जो चाइल्ड बियरिंग एज होता है महिलाओं का 15 से 45 होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रेग्नेंट है और उस समय कोई सूखा आ गया, कोई बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो हताहत होने की संभावना किसकी ज्यादा है? उस लेडी की ना, है ना? क्योंकि वो अपना शायद बेहतर तरीके से ख्याल स्वयं नहीं रख पाएंगे, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जब कोई नदी सूखेगा, कोई झरना सूखेगा, कोई तालाब सूखेगा, तो घर के भरण पोषण की जिम्मेदारी किस पे है? महिलाओं पे। तो क्या पानी ज्यादा दूर से लाना पड़ेगा? क्या उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ और भार बढ़ेगा? है ना? अगर मान लेते हैं कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, लैंडस्लाइड होता है, एक गांव का जो रोड था वो टूट जाता है, तो क्या जो पहाड़ी क्षेत्र है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था, क्या वहां के माँ बाप अपनी बच्चियों को 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हॉस्टल में रख करके पढ़ने के लिए भेजेंगे? अधिकतर सिचुएशन में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन वहीं लड़कों को भेजना पड़ेगा तो भेजेंगे। तो क्या यहाँ पर लिटरेसी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होगा? इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे या जनरली आप देखेंगे कि एजुकेशन जहां पर भी आइसोलेटेड है या जहां पर उच्च शिक्षा पास में उपलब्ध नहीं है, जहां बाहर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, तो वहां पर मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है। बच्चों को भेजा जाता है दूर पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चियों को अपेक्षाकृत नहीं भेजा जाता है। क्यों? सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज। अगर आपदाएं बढ़ती हैं, त्रासदी बढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस ज्यादा होंगे और ऐसी स्थिति में ज्यादा संभावना है कि शिक्षा का या स्कूल से दूर होने की पॉसिबिलिटी मेल की जगह फीमेल की ज्यादा होगी। तो कोटेशन हम दे सकते हैं ना, जैसे स्वामी विवेकानंद का, कह सकते हैं ना कि किसी भी समाज का विकास तब तक संभव नहीं जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण ना हो, है ना? कहा जा सकता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन की अग्रदूत कौन होती है? महिलाएं होती हैं। नो सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन, बिकॉज वुमेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये सब क्या है? कोटेशन है ना? तालिबान को देखिए, तालिबान क्यों है? उसका मेन रीजन क्या है? महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या किया है उन्होंने? डिस्क्रिमिनेट किया है, महिलाओं को सोशल स्फीयर से दूर किया है। किसी भी निर्णय में उनका पार्टिसिपेशन जीरो है। लिटरेसी, स्कूल नहीं भेजना है बच्चियों को, ऑफिस, स्कूल नहीं भेजना है ना? सारे निर्णय कौन लेगा? मेल मेंबर लेगा। आप कहां रहेंगे? पर्दे के पीछे, है कि नहीं? कोई भी सोशल पार्टी, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपकी भूमिका नगण्य। कोई भी मां अपने बच्चे को आतंकवादी बनाएगी? और तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। अगर तालिबान को लड़ाके चाहिए, लगातार लड़ने वाले लोग चाहिए जो आतंकवादी विचारधारा पे चले, तो पहले मां को साइडलाइन करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे को आतंकवादी नहीं बनने देगी। तो शुरुआत कहां से होगा? महिलाओं को साइडलाइन करो,
उनके अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित करो। नहीं तो ये अपने बच्चे को आतंकवादी नहीं बनने देगी। तालिबान का जो सप्लाई है ये रुक जाएगा, तालिबान समय के साथ खत्म हो जाएगा। तो तालिबान को चुनौती देना है, तालिबान की विचारधारा को चुनौती देना है, तो किसको सशक्त बनाओ? महिलाओं को। तालिबान अपने आप खत्म हो जाएगा। दुनिया के वो सारे देश जहां पर महिलाएं एम्पावर्ड हैं, वहां पर आप टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे है और महिलाओं के सबसे ज्यादा सशक्तिकरण पे काम कर रहा है, यहां आप टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ नहीं देखेंगे। टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ वहीं देखेंगे जहां पर महिलाओं को उनके अधिकारों से सर्वाधिक वंचित किया गया है। नहीं तो ये बताना पड़ेगा। हो सकता है कोटेशंस, हो सकता है कुछ समिति रिकमेंडेशंस हो, या कुछ कोटेशंस आपके पास हो, कुछ ज्योग्राफिकल एग्जांपल्स हो, आपने बता दिया ये। नहीं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की शुरुआत अफगानिस्तान से होती है, जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क, जिसका नाम है अल कायदा। ये सब जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हुए उसकी शुरुआत कहां से हुई? अफगानिस्तान से। क्यों? सबसे ज्यादा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किसने रखा? अफगानिस्तान। तो कोई भी समाज कट्टर बना दीजिए, आतंकवाद अपने आप हो जाएगा। और कट्टर बनाने के लिए क्या करिए? महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दीजिए। ऐसा विवेकानंद ने आज से कम से कम 100-150 साल पहले कहा कि किसी भी समाज को कट्टरपंथ की तरफ लेकर के जाना है, समाज को चुनौती देना है, तो आप क्या करिए? महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर दीजिए। No social development is possible without improving the condition of the women, because women are the most important instrument of social change. जैसे महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से आग वित्तीय व्यवस्था, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप देखें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का अपेक्षाकृत पर कैपिटा इनकम, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तुलना में ज्यादा है। क्यों? वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट भी देखेंगे तो अपेक्षाकृत उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में महिलाओं का भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा है, लगभग हर फील्ड में। अगर आपने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, एसएचजीज, तो एसएचजी का मॉडल उत्तर भारत में ज्यादा पॉपुलर है कि दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में। एसएचजी में क्या है? महिलाओं को सशक्त किया जाता है, महिलाओं के ग्रुप को, समूहों को वित्तीय या फंड दिया जाता है, किस लिए? ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो महिलाओं ज्यादा इंपावर्ड कहां पर है? दक्षिण भारत में। आप देखेंगे कि अधिकतर पैरामीटर्स वो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो हम कुछ समिति, कुछ कमेटी या कुछ कोटेशंस के माध्यम से अपने कंटेंट को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे आतंकवाद के बारे में चर्चा कर रहा है, आतंकवाद को कैसे साधा जाए, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो विवेकानंद का कोटेशन आज से 150 साल पहले भी उतना ही रेलेवेंट था, और आज तो उसका रेलेवेंस और भी बढ़ गया। तो हमने अपनी बात को रखने के लिए उनको इंक्लूड कर लिया अपनी बात में। हमारा आंसर क्या हो गया? प्रभावी हो गया। क्लियर है? यानी कि हम अपनी बात को रखने के लिए कुछ फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कुछ फैक्ट से रिलेटेड है, कुछ भी टॉपिक है ABCD XY, जैसे एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, या उद्योग धंधे हैं, उसके उत्पादन के बारे में बात कर रहा है, या कृषि के कुछ उत्पादन के बारे में, धान, गेहूं, चावल, गन्ना, कुछ बात कर रहा है, तो हम अपनी बात को इंक्लूड करने के लिए कुछ तथ्यों को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या है? आपके आंसर को प्रभावी बनाते हैं। हमने तर्क दिया, और तर्क के साथ साथ कुछ कंटेंट या कुछ सपोर्टिव कंटेंट भी हमने अपने आंसर में इंक्लूड किया। तो कंटेंट एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तर्क समझ में आया कि आपका जो आंसर है उसमें कुछ कारण पूछेगा कि ये पार्टिकुलर चीज हो रहा है तो उसका कारण क्या क्या होगा, और उसको बताते समय अगर आपने आंसर को प्रभावी बनाना है तो जहां जरूरत पड़े कुछ फैक्ट्स ले लिया, फैक्ट नहीं मिले, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट नहीं हो तो सोचिए कि क्या मेरे पास कुछ अन्य चीजें उस आंसर को प्रभावी बनाने के लिए है। क्या मेरे पास कुछ कोटेशंस हैं? तो कोटेशंस। क्या मुझे पास कुछ भौगोलिक उदाहरण है? तो भौगोलिक उदाहरण। क्या कुछ समिति, कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं मैं अपनी बात को जिससे प्रभावी रूप से कह पाऊं? तो वैसे कमेटी और समिति के रिकमेंडेशंस को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिए अपनी बातों को और मजबूत करने के लिए। क्लियर है? तब जाके करके हमारा आंसर क्या होता है? प्रभावी बनता है। तो कंटेंट के संदर्भ में एक समझ बनी कि हमको कोशिश करना चाहिए कि अपने आंसर में एग्जाम्पल्स को ऐड करें। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ही तो है ना। नहीं, एग्जाम्पल्स की प्रकृति फैक्ट की हो सकती है, एग्जाम्पल्स की प्रकृति कोटेशंस की हो सकती है, एग्जाम्पल्स की प्रकृति किसी क्षेत्र विशेष या किसी जगह के भौगोलिक उदाहरण की हो सकती है, एग्जाम्पल की प्रकृति कुछ समिति और कमेटी के रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। नहीं तो क्या आंसर्स में एग्जाम्पल्स होने चाहिए या थ्योरेटिकल लगना चाहिए? ऐसा थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल का भी एक ब्लेंड होना चाहिए। एग्जाम्पल की प्रकृति समझे कि जैसे ही मन में एग्जाम्पल सोचें
कि क्या मेरे पास समिति के रिकमेंडेशंस हैं, क्या मेरे पास फैक्ट है, कहीं दुनिया में, भारत में क्या मेरे पास कुछ उदाहरण है भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इन अलग अलग तरीके से सोचें, कुछ ना कुछ क्लिक जरूर करेगा उस पार्टिकुलर आंसर में। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते ही नहीं है, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो हम इतना ही लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं। और एक बच्चा तर्क दे रहा है, लॉजिक दे रहा है, और दूसरा तर्क और लॉजिक के साथ इनमें से एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर रहा है, किसका आंसर प्रभावी होगा। एग्जामिनर जब इन दोनों का ब्लेंड देखेगा, इन दोनों का संगम और सामंजस्य देखेगा, तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो एक अच्छा कंटेंट क्या होता है, जो थ्योरेटिकल नजर ना आए, उस तर्क के साथ साथ उसके कुछ प्रभावी उदाहरण भी साथ साथ इंक्लूड किए जाए। तो हर टॉपिक पे कोशिश करिए कि आपके पास उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, और साथ ही साथ करंट से रिलेटेड या कुछ ऐसे तथ्य हो या कुछ ऐसे कोटेशंस हो जो अपने आंसर को या आपके आंसर को प्रभावी और डायनामिक बनाते हो, तब जाकर के कंटेंट बेहतर होता है। जैसे कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जैसे ये दो कंटेंट है, ये तो दिख नहीं रहा होगा ना। अर्पित 136th रैंक, मरुस्थल के बारे में इनको बताना था, तो उन्होंने अपने आंसर में क्या एग्जाम्पल्स ऐड किया, मैप बना दिया और मैप के माध्यम से एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए, है कि नहीं। तो क्या करना था, उदाहरण, मरुस्थलीकरण की विशेषताएं बताएं कि मरुस्थल क्या होता है, कैसे बनता है, जो भी कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा है। उसके साथ साथ दुनिया भर में एक छोटा सा मैप बनाया और बता दिया कि यहाँ यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। प्रभावी हो गया आंसर। ये क्या था, भौगोलिक उदाहरण, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर ये विपिन है ना, 238 रैंक 2023। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया या पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करें, तो इन्होंने मैप बना करके बताया कि प्लेट टेक्टोनिक को कहां कहां पर पर्वत बनेंगे, उसकी व्याख्या कर दी। क्लियर है, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी आप तर्क दे रहे हैं, जो भी आप, है ना, पूछा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या मरुस्थलीकरण का कारण, तो आपने उसके बताने के साथ साथ दुनिया भर में कहां मरुस्थल पाए जा रहे हैं, कहां पर प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्वत श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं, उसका एग्जाम्पल मैप के माध्यम से उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो कंटेंट बेहतर होगा कि न केवल उन्होंने तर्क दिया बल्कि उसके उदाहरणों को भी अपने आंसर में इंक्लूड किया। इतनी अपेक्षा तो यूपीएससी रखेगा ना आपसे कि नहीं, और इस नजरिए से आपको सोचना चाहिए। तो यहां पर ये कुछ हम लोगों ने देखा, या कुछ हम लोगों ने ऐसा इलुस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे ये सवाल है, एक सवाल है, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य बना हुआ है, विवेचना करें। सवाल हमसे क्या जानना चाहता है कि क्या कोयला खनन का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव है। तो हमको क्या बताना पड़ेगा पहले कि कोयले का प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या है, 1 2 3 4, और इतना होने के बाद भी कोयला अपरिहार्य क्यों बना हुआ है, उसके तर्क देंगे 1 2 3 4। प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, तो कोयले का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या है, 1 2 3 4 बता दिया। इतना होने के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य, मतलब आज भारत के विकास के लिए अपरिहार्य, मतलब हम उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, कुछ तर्क देंगे, और इस तर्क को देने में क्या कुछ तथ्यों की जरूरत पड़ेगी, क्या कुछ भौगोलिक उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कहेंगे कि भारत आज भी लगभग 55% के आसपास अपना जो ऊर्जा है वो कोयले से प्रोड्यूस कर रहा है, ऊर्जा, एनर्जी या बिजली, तो हमको बताना पड़ेगा ना 55% सपोज करें। भारत के बाद दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कोयले के भंडार है भारत, दुनिया के 4-5 देशों में सबसे, जिसके पास सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है। तीसरा, जो भी इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, वो भारत की कुल जरूरतों का 40% भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये भी एक तथ्य है। तो ऐसे में अगर हम पूरी तरह से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में डिपेंडेंट रहें, तो हमारी पूरी जरूरतों को पूरा करंट रेट पे नहीं कर पाएंगे। नहीं, बताना पड़ेगा। ये सब क्या है, कुछ फैक्ट्स के माध्यम से अपनी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कुछ और भी तर्क दे सकते हैं, क्या कोई भी ऊर्जा 24/7 कोयले को छोड़ दिया जाए तो भारत के लिए 24/7 और 365 दिन उपलब्ध है जो आयात ना करना पड़े। ऐसा कोई भी ऊर्जा हमको नहीं नजर आता जो 24 घंटे उपलब्ध हो, 7 दिन हो और 365 दिन उपलब्ध हो, है तो बताइए।
यूरेनियम भारत के पास है नहीं, पेट्रोलियम आयात करना पड़ेगा, नेचुरल गैस आयात करना पड़ेगा, विंड एनर्जी जब चलेगा तभी विंड जनरेट हो सकता है, अगर हवा की गति धीमी हुई तो विंड नहीं जनरेट हो सकता है। सोलर एनर्जी दिन में है रात में नहीं है, और दिन में भी अगर बादल छा गए तो सौर ऊर्जा अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, 24/7 उपलब्ध नहीं। पन बिजली परियोजना है, उसकी अपनी एक सीमा है, तो इसका मतलब है कि कोयला आज भी अपरिहार्य है, उसके बिना हम अपनी ऊर्जा की सभी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। कुछ तर्क देना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा, प्रभावी होगा। नहीं मतलब इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या अपने आंसर्स को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अब इसका मतलब है कि दो इंपॉर्टेंट पक्ष क्या है, एक तो संदर्भ सही होना चाहिए, जो पूछा गया है उसके अनुरूप आंसर लिखा जाए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष क्या है, कंटेंट। और कंटेंट में क्या होना चाहिए, एक तो तार्किक लॉजिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको तो बताना ही है, उसके साथ साथ उसको एग्जाम्पल से जोड़ना है, सपोर्टिव कंटेंट, एग्जाम्पल्स ऐड करने। और एग्जाम्पल की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, भौगोलिक उदाहरण हो सकते हैं, कोटेशंस हो सकते हैं, किसी कमिटी या समिति के रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ सोच पा रहे हैं तो सोचिए, और नहीं तो कम से कम 4-5 आयामों से उसमें उदाहरण या उसमें फैक्ट्स को, या आप कह सकते हैं सपोर्टिव कंटेंट को ऐड करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? ये 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हर टॉपिक में आपको सोचिए कि हर टॉपिक में इनमें से 4-5 में से मैं किस प्रकार के एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकता हूं। तो आपको एक सोचने का नजरिया मिल गया कि नहीं, कि एग्जाम्पल्स यहां पर किस नेचर के हो सकते हैं, तथ्य हो सकता है, भौगोलिक उदाहरण हो सकते हैं, कोटेशंस हो सकते हैं, या किसी समिति और कमेटी के रिकमेंडेशंस। यही है सपोर्टिव कंटेंट, और तो कुछ है ही नहीं। इन्हीं दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाना है, और बैलेंस बना करके अपने आंसर को लिख देना है, कंटेंट हमारा अच्छा हो जाएगा। जो भी आपने लिखा आगे के लिए, आगे की राह के बारे में, तो क्या दुनिया के कोई देश के द्वारा ऐसा किया गया है, वो भी एक तथ्य हो गया कि नहीं। सपोज करिए कि भारत करना चाहता है, सपोज करिए कि भारत करना चाहता है पन बिजली में या रिन्यूएबल एनर्जी में, तो क्या दुनिया के या विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में कोई नया तकनीक आया, तो क्या किसी दुनिया के देश ने उस पर चल करके प्रगति की है। तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अगर दुनिया के उन देशों ने प्रभावी रूप से काम किया है तो भारत को भी इस रास्ते पे बेहतर तरीके से आगे बढ़। लेकिन ये भी तो एक तथ्य था। तो आप सोचिए कि अपने आंसर को प्रभावी बनाने के लिए क्या तथ्य हो सकता है, कोटेशन हो सकता है, भौगोलिक उदाहरण हो सकते हैं, या कुछ समिति और कमेटी के रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। सोचिए, जरूर होना चाहिए आपके आंसर में, वो नजर आना चाहिए। कोई भी सवाल हो उसमें कुछ ना कुछ इन 4-5 आयामों में से कुछ तो ऐड डेफिनेटली होगा। अगर नहीं ऐड करेंगे तो आंसर थ्योरेटिकल नजर आएगा। और यही मैं आपको दिखा रहा था, जैसे अर्पित का आंसर दिखाया या विपिन का आंसर दिखाया, तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि उन्होंने क्या किया, अपने आंसर्स में एग्जांपल्स को वो ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आंसर को बेहतर करना है हर सवाल पे सोचें। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता है, ये सोचिए कि मैं क्या ऐड कर सकता हूं, और उसके हिसाब से एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कंटेंट के संदर्भ में, हमारे पास अच्छा कंटेंट है, हमने एक प्रभावी कंटेंट लिखा, लेकिन उस प्रभावी कंटेंट की संरचना भी बेहतर होनी चाहिए, इसकी हमारी समझ बेहतर होनी चाहिए। क्लियर है? यानी कि जो बात हम लिख रहे हैं, हमने कंटेंट में तथ्य भी इंक्लूड किए या सपोर्टिव कंटेंट भी डाला, और जो उसके मेन आर्गुमेंट थे, तर्क थे, हमने उन सबको इंक्लूड किया, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि हमारा आंसर प्रभावी ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, अगर केरला में भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड्स आए, तो ऐसी आपदाओं से निपटने की रणनीति पे चर्चा करें, हो सकता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसी आपदाओं से निपटने की रणनीति क्या हो सकती है। तो ऐसी आपदाओं या ऐसे त्रासदी से निपटने, भूस्खलन जैसी त्रासदी से निपटने के लिए क्या भूस्खलन के आने से पहले हमको कुछ रणनीति बनानी चाहिए थी वहां के। तो आपदा से पहले, और जब आपदा आया तो आपदा के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए, उसकी रणनीति होनी चाहिए, और आपदा के बाद, है कि नहीं। आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, ये 3 बातें हो गई। अब जरा सोचिए कि मान लेते हैं एक बच्चा है, एक इंडिविजुअल है, स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब लगना चाहिए कि हाँ इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट है। तो मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो लैंडस्लाइड वाला टॉपिक है, भूस्खलन वाला टॉपिक, इसको कैसे साधा जाए। तो भूस्खलन से के आने से पहले क्या किया जाए, यानी कि आपदा से पहले की रणनीति हमारी होनी चाहिए।
आपदा के दौरान क्या करना चाहिए, जो भी लोग फंस गए हैं, जो भी उनको खाने पीने या अन्य समस्याएं हैं उसके लिए, और आपदा जब चली जाए तो आपदा के बाद हम ऐसा क्या करें ताकि भविष्य में उस क्षेत्र में अगर दोबारा भूस्खलन हो तो उसका प्रभाव न्यून हो, है ना। अब एक बच्चे ने क्या किया, पहले लिखा आपदा के बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद लिखा आपदा से पहले क्या करना चाहिए, और फिर लिखा आपदा के दौरान क्या करना चाहिए। और एक बच्चे ने लिखा कि आपदा से पहले की रणनीति क्या होनी चाहिए, आपदा के दौरान क्या रणनीति होनी चाहिए, और आपदा के बाद क्या रणनीति। दोनों के कंटेंट लगभग सेम है, लेकिन क्या संरचना ठीक है, एक में प्रवाह है और दूसरे में लग रहा है कहां से उठा करके पहले बाद में फिर पहले फिर दौरान, है ना। क्या प्रवाह नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंटेंट जो है उसमें एग्जाम्पल्स भी होंगे, उसमें तर्क भी लगभग सेम है, लेकिन क्या उसमें तारतम्यता नजर आ रही है, प्रवाह नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के पूरक नजर नहीं आ रहे। तो हमारे आंसर में क्या प्रवाह भी लगना चाहिए, है ना, फ्लो नजर आना चाहिए कि सारे तर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे नदी बह रही है ना, कभी नदी आगे बह रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो प्रवाह नहीं है, उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है, वो आंसर प्रभावी आंसर नहीं होता है। इसलिए हमारी संरचना तो बेहतर होनी चाहिए। तो संरचना एक हो सकता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो एक बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो बॉडी था उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं था। हाथ पैर पे है, पैर हाथ पे है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, बॉडी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। लिखा तो सब कुछ है लेकिन प्रवाह नहीं है, गति नहीं, समझ रहे हैं। तो एक संरचना तो क्या है, सिंपली संरचना का मतलब है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये एक आंसर का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बॉडी है ये एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, यानी ऐसा लगना चाहिए ना कि ये क्या है, एक जीवंत है, ऑर्गेनिक है, उसमें जीवंतता नजर आ रही। पहले वाले आंसर में जीवंतता नजर नहीं आ रही, लिखा सब कुछ है लेकिन निरस्ता है उसमें, क्यों, क्योंकि प्रवाह नहीं। और दूसरे वाले में क्या है, जीवंतता, ऑर्गेनिक नेचर का है, आपस में जुड़े हुए, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जब आंसर को लिखें तो पहले उसका फ्रेम बनाएं, उसका खाका बनाएं कि पहले क्या लिखूंगा, फिर बाद में क्या लिखूंगा, फिर बाद में क्या लिखूंगा, और उन सब के बीच में एक अच्छा फ्लो या एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि उसके बीच में फ्लो होना चाहिए, ऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए, लगना चाहिए कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ सा है। इसको हमने कहा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहिए। इसलिए जो संरचना होता है आंसर का, उसको हम सिंपली कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर, यांत्रिक संरचना, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ये क्या है, जैविक संरचना है, उसकी जीवंतता है, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लेकर के बात बताया। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। नहीं तो सोचिए कि किसी चीज का कारण पूछा, आपने 3-4 कारण बताए, फिर पूछा प्रभाव, कोई भी एक टॉपिक है उसका प्रभाव पूछा, तो आपने उसका प्रभाव बताया, है ना। जैसे मान लेते हैं हिमालय क्षेत्र में, है ना, ग्लेशियर्स अत्यंत तेज गति से पिघल रहे हैं, उसके कारणों की चर्चा करते हुए उसके प्रभाव को गिनाएं और साथ ही साथ सुझाव दें। हो सकता है ऐसा सवाल। तो कारण बताएं कि हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, तो 3-4 कारण बता दिया, फिर प्रभाव बता दिया, और फिर कोई कारण याद आया कि यार ये वाला कारण तो रह गया, फिर नीचे एक हेडिंग बनाया कारण का, और फिर 2-3 पॉइंट कारण लिखे, और उसके बाद फिर लगा कि इसका प्रभाव को साधने की रणनीति होती, तो साधने की रणनीति बता दी। तो प्रभाव या कारण, फिर प्रभाव, फिर कारण, और फिर उसके बाद उसका सुझाव। कंटेंट पहले और दूसरे बच्चे के बीच में लगभग सेम है, लेकिन पहले ने एक स्ट्रक्चर बनाया कारण का, प्रभाव का, सुझाव का, और एक कारण, प्रभाव, कारण, सुझाव। कंटेंट तो सेम है लेकिन क्या ऑर्गेनाइज्ड है बेहतर तरीके से, क्या जीवंतता नजर आ रही है। कारण के बाद, प्रभाव के बाद एग्जामिनर क्या उम्मीद कर रहा होगा कि अब सुझाव आने वाला है, और उसमें आपने फिर से कारण डाल दिया, तो एग्जामिनर क्या आपका इंप्रेशन बनाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है। इसको अगर किसी जिले का डीएम बना दूं ना तो एकदम उलट पुलट देगा ये सब चीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इसके बेहतर नहीं।
नहीं, आराम से सोचिए और बार बार ऐसा हो, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, तो ये क्या है, पर्सनालिटी है आपका। तो आंसर में प्रवाह होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, एक दूसरे में ऐसा लगना चाहिए कि जुड़े हुए। प्रभाव के बाद या कारण के बाद प्रभाव आएगा, प्रभाव के बाद सुझाव आएगा। किसी ने पहले सुझाव लिख दिया है ना, और सुझाव लिखने के बाद कारण बताया, फिर प्रभाव बताया और खत्म। और किसी बच्चे ने यही इसी चीज को तर्क के माध्यम से एक एक सीक्वेंस में लिखा। तो तार्किक है ना, जीवंतता एक में है, एक में नहीं। कंटेंट तो समान हो सकता है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन समान हो सकता है, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो उसमें जैविक संरचना बेहतर है, जीवंतता है, एक दूसरे में तारतम्यता है, और वरीयता क्रम का आपने ध्यान रखा है कि कब कौन सा पॉइंट लिखा जाना चाहिए, कब कौन सा पॉइंट लिखा है। आप ज्यादा रैशनल है, आपको लॉजिक मालूम है किस तरीके से अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपने विचारों को रखना है। एग्जामिनर की आपसे अपेक्षा करेगा, ये उम्मीद करेगा, तो हमको अपने आंसर में ऐसा लगना चाहिए कि जीवंतता बनी हुई है। जैसे इसको देखते हैं, जैसे यहां पर हमने कहा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन हो सकता है, बॉडी हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है। तो हमने अपने आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन से की है ना, किसी बच्चे ने शुरुआत की और इंट्रोडक्शन लिखा, और देखिए कि हमने कुछ आंसर देखा जैसे मोहनलाल का, तो उनका इंट्रोडक्शन देखा, तो जैसे बजट के बारे में, या इनको देखा कि मान लीजिए कि इन्होंने बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के बारे में चर्चा किया, जो भी ABCD XYZ सवाल बना, तो हमने इनको देखा कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया। तो कुछ आंकड़ों के माध्यम से शुरू किया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अरब सागर में 50% से भी कम चक्रवात आते हैं और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आते हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में कुल चक्रवातों की संख्या अरब सागर की तुलना में कम होती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने WM का एक आंकड़ा यहां पर रख दिया। अब ये बताएंगे कि कम क्यों आता है, ज्यादा क्यों आता है, इसका कारण पूछ सकता है, पूछा है कारण तो बता देंगे इसका कारण। लेकिन इंट्रोडक्शन को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने क्या बात रखी कि अरब सागर में अगर एक चक्रवात आता है तो बंगाल की खाड़ी में 2 चक्रवात आते हैं, अगर बंगाल की खाड़ी में 4 चक्रवात आते हैं तो अरब सागर में 2 चक्रवात आते हैं। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात कही गई है। इन्होंने तथ्य के साथ अपनी बात की शुरुआत की, तो इनका शुरुआत बेहतर है, इंट्रोडक्शन एक फैक्ट के रूप में। यहां पर मान लेते हैं कि अर्पित है, इनसे सवाल पूछा गया हिमालय की वर्तमान उपवाह प्रणाली के बारे में, है ना, या उसके विकास के बारे में पूछा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है क्रमिक विकास का या रिवर कैप्चर का कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने उसकी परिभाषा दे दी। तो इंट्रोडक्शन क्या परिभाषा के साथ शुरू हो सकता है? स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, तो क्या जरूरत पड़ने पे परिभाषा के साथ शुरू किया जा सकता है? क्या हम अपने इंट्रोडक्शन में तथ्य या फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं? तो तथ्य या फैक्ट के माध्यम से भी बात रखी जा सकती है ना, तथ्य या फैक्ट के माध्यम से भी बात रखी जा सकती है। क्या अगर कुछ जैसे अर्पित एक क्वेश्चन है कि भारत में आत्महत्या की दर 15 से 29 वर्ष की आयु में मतलब मुख्य कारण हो गई है या सबसे ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, तो क्या इस बात को प्रूफ करने के लिए वो करंट का कोई डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में? तो उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 15 से 29 वर्ग में क्या हाल की स्थिति है। तो इसका मतलब है इंट्रोडक्शन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ फैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लंबे समय से वो तथ्य सामने है। दूसरा, क्या हम परिभाषा दे सकते हैं? क्या करंट के रिपोर्ट को आधार बना करके क्या हम अपनी बात को रख सकते हैं, है ना, उसके साथ भी इंट्रोडक्शन की शुरुआत की जा सकती है। तो यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। अब हमारा इंट्रोडक्शन कैसे प्रभावी हो, कैसे उसमें ऑर्गेनिक नजर आए, मतलब तारतम्य ना नजर आए, कैसे प्रभावी हो, इस इंट्रोडक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। परिभाषा हो सकता है, कुछ किताबों में जो बेसिक फैक्ट लिखा है वो हो सकता है, या वो जो प्रॉब्लम है जो पूछा गया है या जो भी एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो करंट के आधार पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे, उसको आधार बना करके भी आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं टॉपर्स किस तरीके से इंट्रोडक्शन फ्रेम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं भूमिका के अलावा, सपोज करिए भूमिका के अलावा मान लेते हैं एक और पॉइंट इसको देखते हैं कि मान लेते हैं ये सवाल है, एक सवाल है, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करें।
2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करें, ये सवाल है। और आगे कह रहा है उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा प्रभाव बताइए। हो सकता है ये एक सवाल आया। अब ये बताइए कि इस सवाल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हमको लिखना होगा तो हम परिभाषा से शुरू कर सकते हैं, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, तो परिभाषा, या 2021 का पूछा तो 2021 के कुछ ज्वालामुखी का नाम लिख करके शुरू कर सकते हैं कि 2021 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निम्नलिखित ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ये भी कर सकते हैं। ये ज्वालामुखी की परिभाषा के साथ अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, कर दिया। अब इतना करने के बाद सवाल की अपेक्षा हमसे क्या है, सवाल हमसे क्या जानना चाहता है, इसकी संरचना क्या बनेगी, क्या क्या लिखना है हमको। क्या एक 2021 में प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं बनेंगी, एक पहला हेडिंग। और क्या पूछा है, पर प्रभाव, तो क्षेत्रीय पर्यावरण पे प्रभाव लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, जैसे कुछ पॉइंट ABCD। भूकंप आ सकता है, और पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, चलिए, और तापमान बढ़ सकता है, और जी जी हाँ उसकी क्षति हो सकती है, और जैव विविधता का ह्रास हो सकता है, और प्रदूषण के स्तर में। सारे पॉइंट नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव सोचा, हम कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव सोचा, बहुत मौका दिया, मतलब बहुत बार बार और किए ना, लेकिन सारा जितना भी और करते निकलता नेगेटिव ही पॉइंट, जितना भी और करते लेकिन सोचते तो नेगेटिव ही ना। और क्या पर्यावरणीय, किसी भी पर्यावरण का मतलब क्या है, वायुमंडल भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। क्या ज्वालामुखी का प्रभाव केवल नेगेटिव ही होता है या पॉजिटिव भी होता है, तो एक बच्चे ने संरचना में लिखा केवल नेगेटिव पॉइंट, और दूसरे ने संरचना स्ट्रक्चर बनाया, उसमें पहले वाला आयाम कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी घटनाएं, फिर उसके नेगेटिव पॉइंट और फिर पॉजिटिव पॉइंट। तो किसका संरचना बेहतर है। और ज्वालामुखी का मैंने हमेशा कहा है ना कि भूकंप का नेगेटिव प्रभाव होगा, लेकिन ज्वालामुखी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, नहीं तो उसके पॉजिटिव प्रभाव भी बताएंगे। मैग्मा बाहर आएगा ना, मैग्मा बाहर आएगा तो अम्लीय और क्षारीय निर्धारित करेगा ना कि खनिजों का निर्माण होगा, चाहे धात्विक या अधात्विक खनिज। तो क्या ये पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है कि नहीं। क्या लॉन्ग टर्म पे उस पर्यावरण में काली मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, हो सकता है। ये जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा होगा ना, क्या ये सब प्रभाव नहीं बताएंगे, क्या इन सब प्रभावों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये केवल नेगेटिव नेगेटिव प्रभावों की चर्चा होगी। समझे, कहने का मतलब है कि आपका नजरिया, आपने स्ट्रक्चर कैसे किया, हमसे आपने केवल सीमित स्ट्रक्चर बनाया, किसी ने एक और आयाम उसमें ऐड किया, हेडिंग बनाया और उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बताए कि सर ये भी लॉन्ग टर्म में होगा। ये थोड़ी ना पूछा है कि शॉर्ट टर्म पे क्षेत्रीय पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होगा, कि उस क्षेत्र विशेष में उसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा, ये पूछा है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी संरचना बेहतर होगी। तो ये पॉइंट है, मतलब कुछ इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, हमको उसकी संरचना, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या क्या पूछा गया है, प्रभाव पूछा है। ये थोड़ी ना बोला कि नेगेटिव प्रभाव बताइए, अगर बोलता तो क्लियरली लिख देना इसके क्या क्या नेगेटिव प्रभाव होंगे, दुष्परिणाम होंगे, चर्चा करें, लिख देता। बहुत स्मार्टली लिखा है ना, पर्यावरण पे प्रभाव बताइए। नहीं तो अगर आपने जैसे सोचा है नेगेटिव नेगेटिव तो लिख देता, उसके दुष्परिणाम गिना दीजिए, गिना देते आप दुष्परिणाम। तो हमको संरचना को सोचना पड़ेगा प्रभावी रूप से। और मान लीजिए संरचना सोच भी लिया, तो पहले क्या लिखा, दुष्परिणाम, फिर बीच में लिखा कि 2021 में यहां आया, फिर उसका लिखा पॉजिटिव पॉइंट, है ना। गलत नहीं है, कहीं से भी आंसर गलत और सही की बात नहीं हो रही, प्रभावी नहीं है, सवाल ये इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि तारतम्यता का अभाव। पहले हमने बताया ये हुआ, फिर हमने बताया इसका नेगेटिव इफेक्ट, उदाहरण के लिए इस जगह पे ये हुआ, उदाहरण के लिए इस जगह पे ये हुआ, और पॉजिटिव में कि यहां इस क्षेत्र में आने वाले समय में ये पॉजिटिव, ये और ये चीजें हो सकती, काम खत्म नहीं। तो इसका मतलब ये है, वही पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं तो संदर्भ ठीक होना चाहिए, सबसे पहला चीज तो ये है, संदर्भ ठीक है, उसके बाद हम उसके कंटेंट पे काम करेंगे। कंटेंट क्या होगा, एक तो होगा तार्किक कंटेंट और दूसरा होगा सपोर्टिव कंटेंट। अब हमारे पास सारा कंटेंट है, हम जानते हैं वो कंटेंट है,
तो अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसकी संरचना कैसे, मतलब उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करें, कौन सा पहला लिखें, कौन सा बाद में लिखें, क्या क्या लिखा जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम सोचें और सोच करके फिर उसको फ्रेम करें और एक प्रभावी स्ट्रक्चर का निर्माण करें। 150 में ही लिखे तो कम लिखेंगे कि ज्यादा लिखेंगे? कम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो कॉमा कॉमा लगा करके बूझो तो जाने वाला कहेंगे कि सर इसका मतलब ये होता है, आप समझिए। व्याख्या नहीं करेंगे ना, उसका बताएंगे ना। एक होता है बताना और एक होता है समझाना। तो 150 शब्दों में बताना है, समझाना नहीं है। कि बताएंगे भी नहीं? समझ रहे हैं? एक होता है कि बताएंगे नहीं, 150 शब्द क्यों दिए, नहीं बताऊंगा, है ना, शब्द कम दिए तो बताऊंगा ही नहीं। और एक होता है कि सर बताऊंगा, शब्द कम है तो समझा नहीं सकता, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच का अंतर है ना। तो जब शब्द कम हो तो बताना है, समझाना नहीं, और शब्द ज्यादा हो तो बताना भी है, समझाना भी। मान लेते हैं दूसरे तरीके से इसी बात को, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्या कई बार सवाल बहुआयामी होते हैं? जैसे यहां पर 3 आयाम है, 3 आयाम है ना। पहला आयाम तो ये 2021 में घटित वैश्विक जलवायु विस्फोटों को बताइए, तो कुछ उदाहरण दिए, पहला आयाम ये हो गया। दूसरा, पर्यावरण या क्षेत्रीय पर्यावरण पे प्रभाव का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, नहीं? तो इसका मतलब है एक आयाम, दूसरा आयाम और तीसरा आयाम। शब्द कितने हैं? 150। इसी में इंट्रोडक्शन भी लिखना है, इसी में कंक्लूजन भी लिखना है, और इसी में तीनों आयामों के बारे में चर्चा भी करना है। तो आयाम ज्यादा है कि नहीं है? शब्द के अनुसार आयाम ज्यादा है। तो क्या मेरे पास व्याख्या करने का स्कोप है? नहीं। और यही अगर लिखा होता कि इसके केवल दुष्परिणाम बताएं, तो नेगेटिव पॉइंट बताते, पॉजिटिव बताते भी नहीं, उतना शब्द बच जाता। तो क्या थोड़ा व्याख्या करने का स्कोप बढ़ जाता? तो सवाल को समझिए, सवाल को देखिए, शब्द को समझिए और उसके हिसाब से समझिए, या उसके हिसाब से अपना फ्रेम करिए। समझाना है या बताना है कि नहीं? कंटेंट वही रहेगा, उसकी व्याख्या होगी या नहीं होगी, ये शब्द सीमा के अनुसार मतलब निर्णय होगा आपका। तो 3 चीजों के बारे में समझ बनी। एक, संदर्भ। दूसरा, अच्छा कंटेंट क्या होता है, केवल अच्छा कंटेंट ही सब कुछ है या उसकी संरचना भी बेहतर होनी चाहिए? अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से समझ रहे हैं, उसकी एक संरचना भी बेहतर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपदा प्रबंधन वाला, आपदा के दौरान पहले और बाद की बात किया लैंडस्लाइड के संदर्भ में, है ना। जैसे इसके बारे में बात किया कि संरचना सीमित हो सकती है, बहुआयामी हो सकती है, तो आपको विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना है कि क्या क्या आयाम से मैं अपने स्ट्रक्चर को बना करके हेडलाइंस बनाऊं और उसकी फिर व्याख्या करूं। अब मान लेते हैं कि हमारी संरचना भी अच्छी है, हमारा संरचना अच्छा है, हमने सभी आयामों के बारे में सोचा और हमने अच्छे से फ्रेम किया, है ना, और प्रवाह भी नजर आ रहा है, आंसर में प्रवाह भी नजर आ रहा है। तो क्या मैं अपने आंसर को और प्रभावी बना सकता हूं? कुछ तरीके, टूल्स है मेरे पास, उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसको क्या कहा जाता है? प्रस्तुतिकरण। कि हम अपने आंसर का कंटेंट हमारे पास है, उसकी संरचना भी हमने ठीक से बनाई है, लेकिन अगर मुझे अपने आंसर को प्रभावी बनाना हो तो क्या मैं अपने आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखूं? क्या मैं अपने आंसर को बुलेट या पॉइंट फॉर्म में लिखूं? इन्हीं बातों को। क्या मैं अपने आंसर को टेबल के माध्यम से बता सकता हूं? जैसे अंतर स्पष्ट करें, जैसे अंतर स्पष्ट करें, जैसे एक सवाल था, हिमालय के क्षेत्र में और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आने वाले जो भूस्खलन है उसका अंतर स्पष्ट करें। तो ऐसे आंसर्स को क्या हम टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 हिमालयन क्षेत्र, और उसके सामने हमने क्या लिखा? पश्चिमी घाट। अंतर हो गया सामने सामने? नहीं। मान लेते हैं, सपोज करिए कि टेबल वाला पॉइंट है और हिमालय के बारे में पूछा है, हिमालय और पश्चिमी घाट के बारे में। तो पहले पन्ने में हमने लिखा कि हिमालय में जो आते हैं लैंडस्लाइड्स, उसका कारण नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पहला पन्ना भर गया। फिर दूसरा पन्ना पलटे और हमने यहां लिखा पश्चिमी घाट में आने वाले जो भूस्खलन उसका कारण, और पहले पॉइंट का ही काउंटर पॉइंट यहां लिखा है कि यहां आने का मुख्य कारण यह है, यहां इसका ये, ऐसा लिख दिया हमने। दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवा का पांचवा। गलत नहीं है, तुलनात्मक रूप से वैसे ही पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर पहले पहला पॉइंट पढ़ेगा, फिर पलटेगा, फिर उसका कॉम्प करेगा, फिर दूसरा पॉइंट, फिर पीछे जाएगा दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा। एक ही आंसर के लिए 5 बार पन्ना पलटवाए उससे, एक ही आंसर के लिए 5 बार पन्ना पलटवाए ना, तो दुख देगा कि नहीं आपको भी वो?
जब उसको दुखी किए हैं तो साइकोलॉजिकली आपको भी तो दुख देगा, प्रभावी नहीं है ना उसी चीज के लिए आपने बार बार। लेकिन उसी को अगर तुलनात्मक रूप से एक ही पन्ने में पॉइंट नंबर 1 हिमालय क्षेत्र और दूसरा है वेस्टर्न घाट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, उसका काम आसान कर दिए। खुश होगा कि दुखी होगा? आसान कर दिया ना। और बार बार उसी चीज के लिए पलटवा रहे होंगे। और दूसरा जो उससे आपसे पहले वाला जो आंसर लिख करके गया है उसने ऐसा सुखद अनुभव कर दिया उसके लिए, और आपने उसके लिए ऐसा अनुभव कर दिया है ना। साइकोलॉजिकल है। प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं, पॉइंट में कोई गलती नहीं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब ठीक है, लेकिन आप साइकोलॉजी भी नहीं समझ रहे कि कैसे हमको सिंपल बनाना है। अगर हमको कह रहा है कि तुलना करें तो दोनों पॉइंट आमने सामने होगा तो तुलना करना अपेक्षाकृत आसान होगा, ज्यादा प्रभावी तरीका होगा। तो कई बार हमको पैराग्राफ फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, कई बार हमको बुलेट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कई बार हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब पैराग्राफ फॉर्म कहां पर? जैसे इन्होंने कहा था ना, अगर सवाल बहुआयामी ना हो, 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो और आपके पास 250 शब्द हो, तो क्या व्याख्या करने का स्कोप है आपके पास? तो क्या वैसी चीजों को पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जा सकता है? और जहां आयाम ज्यादा हो, आयाम कम हो और शब्द कम हो, तो क्या पॉइंट फॉर्मेट में कभी भी शुरू और कभी भी खत्म कर सकते हैं? पूर्ण विराम कभी भी लग जाएगा ना, सेंटेंस पूरा करने की जरूरत है नहीं, बस आपने आधा अधूरा सेंटेंस भी लिखा, पूर्ण विराम लगा दिया, कहीं भी खत्म कर दिया पॉइंट फॉर्मेट में। और जब आप पैराग्राफ फॉर्म शुरू करते हैं तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने में शब्द सीमा ज्यादा या शब्दों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जब आपके पास शब्द ज्यादा हो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, और जब आपके पास शब्द कम हो, आयाम ज्यादा हो, तो किस फॉर्मेट में लिखिए? पॉइंट फॉर्मेट में। जैसे अभी पूछा था ज्वालामुखी वाला, 3 आयाम है, 150 शब्द है, तो आंसर को प्रभावी करना क्या है? तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव इफेक्ट 1 2 3 4, पॉजिटिव इफेक्ट 1 2 3 4। 2021 के ज्वालामुखी 1 2 3 4 यहां इटली में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, और जो ज्वालामुखी का नाम हो कॉमा लगा के लिख दिया, काम खत्म। 150 शब्दों में प्रभावी आंसर लिखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है पॉइंट फॉर्मेट कब, पैराग्राफ फॉर्म पर। तो जब लगे कि व्याख्या करने का स्कोप ज्यादा है, व्याख्या करना है, आयाम कम है और शब्द ज्यादा है, तो पैराग्राफ फॉर्म। आयाम ज्यादा है, शब्द कम है, तो पॉइंट फॉर्मेट लिखा जा सकता है। तो क्या प्रस्तुतिकरण में अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? तुलनात्मक सवाल हो तो इनकी जगह टेबल के माध्यम से दोनों का कंपैरिजन कर दें, ज्यादा प्रभावी होगा आंसर नहीं। इसके साथ ही साथ प्रेजेंटेशन और बढ़ाने के तरीकों में, या और अगर हम इफेक्टिव आंसर क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या अंडरलाइन करना चाहिए कीवर्ड्स को? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उस पूरी प्रक्रिया में आप एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ना, कि सर ये वाला देख लीजिए, ये लिखा हूं, है ना। मतलब आपने कोई अच्छी बात लिखी, रोचक बात लिखी, कॉन्सेप्चुअल बात लिखी, कुछ उदाहरण अच्छे लिखे, तो आप बता दीजिए कि सर कॉन्सेप्ट ये है, जो तर्क है उस पर अंडरलाइन कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट, और बोलिए सर ये तर्क ही नहीं दिया हूं, इसका उदाहरण भी दिया हूं फॉर एग्जाम्पल। नहीं, नहीं करना चाहिए, ताकि चूक ना हो ना। बूढ़ा आदमी है, थक गया है सुबह से शाम तक चेक करते करते, और पता चले, मतलब जनरली एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक के होते हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर का मतलब 50+ है और प्रोफेसर का मतलब है 60+ है, लगभग 60 के आसपास। तो कितना मेहनत कराएंगे, सुबह से शाम तक कॉपी चेक कर रहे हैं, और उसके लिए तो ऐसे नीरस हो गया होगा मामला, सुबह से एक ही प्रकार का आंसर देखते देखते, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मेहनत करा रहे हैं ना। और उसकी जगह आपने क्या किया है, सर तर्क ये है, एग्जाम्पल ये है, तर्क ये है, एग्जाम्पल ये है, तो बेचारा देखेगा ना, यार तर्क तो दे ही दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो खुश होकर के पढ़ रहा होगा कि नहीं? वो 2 शब्दों से उसका पूरा व्याख्या समझ रहा होगा। आप उसके काम को आसान बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम है। आपको अगर मैं आज सुबह से इतना बंडल दे दूं कॉपी चेक करने के लिए, तो हर लाइन पढ़ेंगे? 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे? लॉजिकली सोचिए आप खुद कर करके देखिए कभी। आप अपने किसी मित्र का ना 50 कॉपी ले आइए और कहिए कि आज फीडबैक देता हूं, कैसा लिखे हो, और अपनी ऊर्जा देखिए कि पहला जो पेपर आप जैसे पढ़ रहे थे और लास्ट वाला, क्या ऊर्जा समान है? अगर आप पे समान नहीं है तो सब ये मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, जनरली उन पे ये हावी हो गई। इसीलिए हम प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं कि चूक ना हो उनसे, और चूक ना हो तो अंडरलाइन अपने चीजों को स्पष्ट कर दीजिए कि सर लिखा है ना। और आपको खोजने की भी जरूरत नहीं, खोज के दे रहा हूं आपको, अंडरलाइन करके दे रहा हूं, विजिबल बना रहा हूं।
आपका आंसर प्रभावी होगा। प्रस्तुतिकरण यानी कि आपने कंटेंट लिखा है लेकिन उसको बता रहे हैं, है ना, मतलब उसको प्रभावी रूप से एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मान लेते हैं, अब इसमें क्या होता क्या है, आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है या दिखाना है और श्योर नहीं है, कुछ का कुछ तथ्य लिख रहे हैं और अंडरलाइन अलग से कर रहे हैं, तो आपदा को बुला रहे हैं कि नहीं? आ बैल मुझे मार, है कि नहीं? आराम से सोचिए। तो एक तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रणनीति कारगर होती है समझ रहे हैं ना? तो ये भी समझना जरूरी है। तो अंडरलाइन करना है लेकिन कौन सा करना है, कितना करना है, ये भी ध्यान रखें। श्योर है नहीं और लिख रहे हैं और अंडरलाइन अलग से कर रहे हैं। और क्या किया, एक आंसर में 4 अंडरलाइन किया और सारों गलत, और जो सही लिखा था ना वो अंडरलाइन ही नहीं किया है। खत्म मामला। तो ये एक दोधारी तलवार है, ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ अच्छा ही है। आपको इसकी रणनीति सीखनी पड़ेगी, करते करते धीरे धीरे करके ये आएगा। लेकिन अगर ये सीख गए और मतलब ट्रूथफुल हैं आंसर के प्रति, वही बातें लिखते हैं जो तथ्यात्मक रूप से ठीक है, जिसको रिसर्च बेस है, जो आपने पढ़ा है, और उनको अगर आपने लिखा है और उसको आपने अंडरलाइन किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन पॉइंट को आपने एग्जामिनर को ज्यादा विजिबल बना दिया है, उसका ध्यान आकर्षित किया है। ये अगर सही तरीके से लिखा गया है तो आपके पक्ष में कार्य करेगा, और गलत तरीके से लिखा गया तो आपको मालूम है कि क्या होगा, है ना? तो हम गलत के बारे में सोच करके घबराना नहीं है। गलत इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हमको ध्यान रखना है कि हम जो पॉइंट विजिबल बना रहे हैं उसको लेकर के श्योर हो, और श्योर होने के बाद हम एग्जामिनर को बताएं कि सर इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आंसर को प्रभावी बना रहा है, आप इसकी तरफ देखिए और देख करके जांचिए मुझे कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर है? तो एक जरूरी पक्ष है। तो प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हम कितना भी कंटेंट अच्छा लिखें, हमने उसको ऑर्गेनाइज भी बेहतर किया है, लेकिन अगर हम किसी अलग अलग तरीके से एग्जामिनर का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, और हम हर आंसर में कुछ ऐसा इनोवेटिव अप्रोच अपना रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, कुछ क्वेश्चंस को हमने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा, कुछ आंसर्स को किसी को हमने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, किसी को बुलेट फॉर्मेट में लिखा, किसी को हमने तुलनात्मक रूप से फ्लो चार्ट, तुलनात्मक रूप से हमने टेबल के माध्यम से लिखा। तो जब एग्जामिनर आपके आंसर को देख रहा होगा ना, तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा कि देखो इस बच्चे को जहां व्याख्या करने की जरूरत थी, यहाँ इसने पैराग्राफ फॉर्म का इस्तेमाल किया। जहां पर मैंने इससे ज्यादा आयाम पूछ लिए तो इसके पास शब्द कम थे, तो इसने स्मार्टली क्या किया, बुलेट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। जहां मैंने इससे तुलनात्मक सवाल पूछा, इसने मेरा काम आसान बनाने के लिए वहीं एक ही पेज में उन दोनों की तुलना कर दी। इसका मतलब है ये बच्चा आंसर राइटिंग के विभिन्न आयामों में प्रभावी रूप से रणनीति अपना करके आंसर लिख रहा है। एग्जामिनर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? समझ रहे हैं? मतलब वो समझ रहा है कि बच्चा कैसे स्मार्टली मूव कर रहा है, हर क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अपनी रणनीति बदल रहा है ना? तो ऐसा करने की कोशिश करिए, अंडरलाइन करिए। क्या आंसर को प्रभावी बनाने के लिए अगर 2-3 आयामों पे सवाल पूछा गया है, तो क्या हेडिंग और सब हेडिंग बनाई जा सकती है? जैसे ज्वालामुखी का पर्यावरणीय प्रभाव, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट, या इसका पॉजिटिव परिणाम या प्रभाव क्या क्या होगा, तो एक हेडिंग बना दिया हमने। दूसरा, इसके दुष्परिणाम नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, 2 हेडिंग बन गया। और 2021 में मुख्य ज्वालामुखी के विस्फोट, ये 3 हेडिंग बन गया। ये तीनों हेडिंग बनाए और उसके अंदर हमने जो भी पॉइंट फॉर्मेट पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो एग्जामिनर को ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने जो सवाल पूछा है इन सारे आयामों को इस बच्चे ने टच किया है कि नहीं? उसको खोजना नहीं पड़ेगा ना कि नेगेटिव वाला कहां पर, पॉजिटिव वाला कहां पर। आपने हेडिंग बनाया और फिर उसके अंदर सारा पॉइंट लिख दिया। दूसरा हेडिंग, जो दूसरा आयाम था, दूसरी हेडिंग बनाई, फिर पॉइंट लिख दिया। फिर तीसरा अगर आयाम है तो तीसरी हेडिंग बनाई, तीसरा पॉइंट लिख दिया। ये आपके आंसर को प्रभावी बनाता है ना, विजिबिलिटी बनाता है, या विजिबिलिटी को इनहेंस करता है, प्रभावी बनाता है। एग्जामिनर से चूक नहीं होगी, उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा। और बार बार जो अच्छी अच्छी बातों को अंडरलाइन कर करके आपने किया है, और वो एग्जामिनर केवल उन्हीं उन्हीं चीजों को पढ़ रहा हो, तो जरा सोचिए जब वो आंसर पढ़ लेगा तो लास्ट में आपका इमेज तो बेहतर ही बनेगा ना, क्योंकि सब अच्छी बातों की तरफ आपने उसका ध्यान आकर्षित कराया है। तो उतना चेक करने के बाद लास्ट में वो सोचेगा भी कि यार काटू तो काटू कहाँ, सब तो अच्छी बात लिखी है। क्यों? उसके दिमाग में जो इंप्रेशन बना है वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स का पड़ा है ना, जो इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, या विजिबिलिटी जो आपने किया है अंडरलाइन के माध्यम से। तो हेडिंग, सब हेडिंग, अंडरलाइन करना,
ये कहीं ना कहीं अपने आपके आंसर को प्रभावी बनाता है, बेहतर बनाता है। इसके साथ ही साथ कई बार फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं किसी आंसर का। कोई भी आंसर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन का है ना, आपदा से पहले उसका फ्लो चार्ट बना लिया। आपदा से पहले क्या करना है, प्रिवेंट, वो ना हो उसके लिए कुछ काम करने हैं, और उसका प्रभाव न्यून हो इसके लिए कुछ काम करने हैं। आपदा के दौरान क्या करना है, लोगों को बचाना है, रेस्क को रिलीफ, रेस्क करना है, बचाना है, और बचाने के बाद छोड़ देना है या उनको कुछ उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनका खाना पीना रहना जो जरूरत होगा ये उनको देखना है, यही करना है ना। तो हमने फ्लो चार्ट बनाया और इसके बारे में व्याख्या करनी शुरू कर दी। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आंसर को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या डायग्राम और मैप को इंक्लूड करने से आंसर प्रभावी होता है ना। जैसे पीछे देखा था, मरुस्थल बताना था, मरुस्थलीकरण का कारण, या अपसारी सीमा अभिसारी सीमा के बारे में बताना था, या पर्वत कहाँ कहाँ बनते हैं, युवा पर्वत, वो बताना था। तो या तो हम पर्वत बता दें उदाहरण के लिए, या तो हम दुनिया के मरुस्थल बता दें, नहीं तो मैप में बता दें कि सर ये मरुस्थल यहां पर है। भौगोलिक रूप से वो ज्यादा प्रभावी होगा ना। एक तो इंफॉर्मेशन देना, मतलब बताना कि ये दुनिया के मरुस्थल है, और दूसरा बताना कि ये मरुस्थल एग्जैक्टली कहां पर है। ये अलग अलग स्किल्स है कि नहीं, है कि नहीं। एक केवल सूचना दे रहा है कि सर मरुस्थल का मतलब है अटाकामा का मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब है थार का मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब है सहारा का मरुस्थल, और एक बता रहा है कि सर सहारा का मरुस्थल यहां पर है, अटाकामा का मरुस्थल यहां पर है। तो ये ज्यादा प्रभावी है ना, ज्योग्राफिकल या मैप के माध्यम से उस बात को परिलक्षित करना। जैसे है ना, जैसे इसको देखिए, ये है शिवम का आंसर, है ना, 541 रैंक था इस बार 2023 में। इन्होंने जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि यार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ना जल प्रदूषण ज्यादा है, और ये वाले सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में और थोड़ा सा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपेक्षाकृत प्रदूषण ज्यादा है। और इसके लिए उन्होंने एक मैप बनाकर, एक छोटा सा मैप बनाकर बताया कि सर देश के इन हिस्सों में प्रदूषण, जल प्रदूषण अपेक्षाकृत विकराल समस्या है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण को देखें, इन्होंने क्या बताया, समाधान, और समाधान बनाने के बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हेडिंग भी डाल रहे हैं। हेडिंग डालने के बाद बुलेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां पर क्या कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं कि आप इसको जरूर पढ़िए। एग्जामिनर को कह रहे हैं ना। जैसे एक और देखिए, ये है मोहनलाल का है, इनका भी वही सेम रणनीति है, प्रस्तुतिकरण पे काम कर रहे हैं ना। इन्होंने क्या किया, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया, मरुस्थल के प्रकार, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन मरुस्थलों के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक, तो एक हेडिंग बना दी, और हेडिंग बनाने के बाद पॉइंट लिखा, और यहां पर मरुस्थल कहां कहां पर है वो एग्जांपल इन्होंने दे दिया यहां पर। तो क्या ये केवल संरचना पे काम कर रहे हैं या उसके प्रस्तुतिकरण पे भी काम कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या था, ये आयाम थे ना, इन आयामों में से जो भी आयाम आप इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूड करें। जैसे क्या मोहन का जो आंसर अभी आप देख रहे थे, एक आंसर, क्या फ्लो चार्ट था उसमें, क्या उसमें डायग्राम था, क्या मैप था, क्या हेडिंग और अंडरलाइन जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या बुलेट फॉर्म में अपनी बात को रख रहे थे। तो कहने का मतलब है ये आंसर लिखा गया। इस आंसर में देखें तो यहां पर इन्होंने फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल किया, मैप का जरूरत पड़ा तो मैप का भी, हेडिंग भी बनाया, और उसके बाद सब हेडिंग बना करके उसको अंडरलाइन करना भी शुरू कर दिया। समझ रहे हैं, कोई मुश्किल काम है क्या ये तो रणनीति का हिस्सा है ना। मतलब आप इस तरीके से धीरे धीरे करके एक आंसर लिखेंगे, दो आंसर लिखेंगे, तीन आंसर लिखेंगे, जैसे ही 50, 60, 100 आंसर लिख लेंगे, इन सारे आयामों में परिपक्व या मैच्योर होते चले जाएंगे ना। नहीं, धीरे धीरे करके इस तरीके से काम। तो प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपके आंसर्स को विजिबल बनाता है, बेहतर बनाता है। यहां पर वही है, उसी के बारे में फिर से देखें। जैसे यहां पर या इस पॉइंट को देखिए, यहां पर भी सेम वही नजर आ रहा है। मतलब उसी तरीके से, मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से, पैराग्राफ फॉर्म के माध्यम से, बुलेट फॉर्म के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, है ना, अंडरलाइन करने के माध्यम से, हेडिंग बनाने के माध्यम से, अलग अलग तरीके से इन रणनीतियों का इस्तेमाल आंसर लिखते समय किया जा रहा है। तो आप भी अपने आंसर में जो भी आपका बॉडी है, जो भी आपके पास कंटेंट है, उस कंटेंट का प्रस्तुतिकरण कैसे करें या बेहतर कैसे करें, उसकी विभिन्न रणनीतियों पर भी काम करें। तो आंसर राइटिंग के 3-4 महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में आपसे समझ बनाए। एक क्या था, पहला संदर्भ ठीक होना चाहिए, दूसरा कंटेंट पे काम किया जाना चाहिए, कंटेंट प्रभावी होना चाहिए, तीसरा उसकी संरचना बेहतर होनी चाहिए, मतलब तारतम्यता और प्रवाह बेहतर होना चाहिए,
उसके बाद चौथा प्रस्तुतिकरण बेहतर होना चाहिए, उस पर प्रभावी रूप से काम किया जाना चाहिए। लग रहा है कि नहीं, है ना, कि प्रस्तुतिकरण पे अगर काम किया जाए तो वो आंसर और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जो भी पॉइंट, जो भी कंटेंट है, उसको और प्रभावी रूप से उनको एग्जामिनर के सामने परोसा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो प्रस्तुतिकरण पे भी काम किया जाना चाहिए। तो एक ये महत्वपूर्ण पक्ष निकल करके आता है जिस पे काम करना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, इन्होंने अगर इसको देखें तो ये आंसर में सारी बातें इंक्लूड की जा रही हैं। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, जरूरत पड़ने पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन किया जा रहा है, यहाँ पर हेडिंग्स बनाई जा रहे हैं, समाधान, फिर उसके पॉइंट को पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, मैप की जरूरत पड़ रही है तो मैप और डायग्राम को इंक्लूड किया जा रहा है, जरूरत पड़ रहा है तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन पे जो टॉपर्स हैं वो काम कर रहे हैं। आप किसी भी टॉपर का कॉपी उठाएंगे तो आपको सब में कॉमन पॉइंट नजर आएगा कि सब अपने आंसर की प्रेजेंटेबिलिटी या उसकी विजिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। उनको मालूम है कि मुझे अपने कंटेंट को एग्जामिनर को दिखाना है, उसकी विजिबिलिटी को इनहेंस करना है। जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सब में आपको एक कॉमन ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, टॉप करना है, तो आप भी अपने आंसर को इसके अनुरूप ढालिए, उसको स्ट्रक्चर करिए, उसके प्रस्तुतिकरण पे बेहतर तरीके से कार्य करिए। अब जो लास्ट हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। अब इससे पहले मैं बस एक लास्ट पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए, हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है हमको मालूम है ना। इंट्रोडक्शन में हम तथ्य के साथ शुरू कर सकते हैं, परिभाषा के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई करंट इशू है या करंट को लेकर के कुछ बातें चल रही हैं उसके साथ भी हम उस इंट्रोडक्शन के साथ या उसके साथ भी हम अपनी बात को शुरुआत कर सकते हैं। हमको अपने बॉडी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके स्ट्रक्चर का कैसे ध्यान रखना है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे बेहतर हो सकता है उसका ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा की है। अब जो लास्ट पक्ष है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नहीं होगा तो ऑप्टिमिस्टिक होगा। कोई भी प्रॉब्लम, ABCD XYZ, कोई भी समस्या हो, आपको एज ए ब्यूरोक्रेट हमेशा सोचना है कि इसका समाधान हो सकता है, और अगर आज नहीं समाधान हो सकता है तो भविष्य पे उसको डाल दीजिए कि भविष्य में उस प्रॉब्लम को साधा जा सकता है। लेकिन कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि उम्मीद से भरा होना चाहिए कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा संकट हो, या तो हम आने वाले समय हाल ही में इसको सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो भविष्य में लगातार प्रयास करते रहेंगे, उसको साध लिया जाएगा। कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसका कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं लिखा जा सकता है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक, तो आप मुझे बताइए। कोई भी ABCD XYZ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा हो जिसका कंक्लूजन नेगेटिव लिखा जाना चाहिए, पॉजिटिव नहीं लिखा जाना चाहिए, तो कोई भी ऐसा टॉपिक सोचिए जिसका कंक्लूजन नेगेटिव लिखे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा, है ना, ये हमेशा चुनौती ही रहेगा। कोई भी एक टॉपिक, कुछ भी सोचिए। आराम से सोचिए और बताइए कोई भी ऐसा टॉपिक जो लग रहा हो। इसका नेगेटिव, इसका प्रभाव नेगेटिव होगा, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा? कि भूकंप का आने वाले समय में फोरकास्टिंग को लेकर के प्रभावी रूप से रणनीति बनानी चाहिए, जानी चाहिए, या इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया की बहुत सारी जगहों पे, है ना, बहुत सारी जगहों पे प्रभावी रूप से फोरकास्टिंग की गई है भूकंप की। किसके? जैसे पशुओं के व्यवहार के आधार पे। क्लियर है? तो पशुओं के व्यवहार का मतलब चिड़ियों का, जो जमीन में रहने वाले रेंगने वाले जीव हैं उनके आधार पे। तो इसका मतलब है कि जो वेव्स हैं उसको मानव नहीं सुन सकता है, लेकिन सर्टेन एनिमल्स होते हैं, उनको वेव्स को पढ़ने या समझने की उनकी क्षमता अपेक्षाकृत हमसे ज्यादा है। तो अगर हम ज्यादा मानव का कल्याण या इस आपदा को साधना चाहते हैं तो हमको इसकी फोरकास्टिंग को लेकर के लगातार R&D करने की जरूरत है। नहीं? और नेगेटिव लिखने के लिए ऊपर पॉइंट था कि नहीं, भूकंप के दुष्परिणाम, कि कंक्लूजन में भी दुष्परिणाम लिख दें। कैसा पॉइंट? तो आप क्या लिखेंगे? अलग मतलब क्या? अलग का मतलब है कि भूकंप का अलग लिखने के चक्कर में आपदा नहीं बुला लेना है ना।
दो ही चीज लिखेंगे, या तो पॉजिटिव नहीं तो ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव का मतलब है या तो करंट में कहीं दुनिया में समाधान मिल गया है और भारत को भी इसको लागू करने की जरूरत है, और दुनिया में कहीं समाधान नहीं है तो दुनिया को इस पे रिसर्च करने की जरूरत है, यही कहेंगे ना। तो या तो करंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, नहीं तो भविष्य में डाल दीजिए। लेकिन अलग करने के प्रोसेस में ये नहीं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, आगे भी भूकंप आता रहेगा, ये आपदा है, मानो कभी भी इसका समाधान नहीं खोज पाएगा, जहां भी आएगा हमेशा त्रासदी होगा, ये सब लिखेंगे। लोग मरते रहेंगे, कुछ नहीं किया जा सकता है, मैं डीएम बनूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा डीएम चाहेंगे वो जो उम्मीद से भरा ना हुआ हो, हताशा से भरा हुआ हो। आप देखिए क्या है इशू, कि जब आप डीएम बनेंगे या जब आप एक जिले को संभाल रहे होंगे तो आपके पास हजारों स्कीम्स होंगी सरकार की, हर चीज के लिए। शिक्षा के लिए आप ही को देखना है, वृद्धा पेंशन के लिए आप ही को देखना है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या अन्य सोसाइटी के जो भी इश्यूज हैं, उन सब को देखने के लिए आपके पास सरकार ने कुछ स्कीम तो दिया होगा। अब उस स्कीम में लाइन लंबी होगी और फंड कम होगा, तो क्या करें? फंड कम है, लाइन लंबी है, तो एक काम करते हैं, फंड का वितरण ही नहीं करते हैं। क्या फर्क, 5 लोगों को मिल भी गया तो क्या होगा, 195 लोग तो महरूम जाए जाएंगे, क्योंकि जितना फंड मिला उनसे केवल 5 लोगों का भला कर सकता हूँ, 195 का तो कर ही नहीं सकता हूँ, तो इससे अच्छा छोड़ो, करते ही नहीं। हताशा नहीं। दूसरा स्कीम वहां पर भी सेम, 10,000 वृद्ध हैं एक पार्टिकुलर जिले में, और वृद्धा पेंशन के लिए जो पैसा है वो केवल 2,000 लोगों के लिए है, बाकी 8,000 महरूम रह गए, है ना। तो 2,000 के लिए भी क्यों करें, छोड़ो 2,000 को भी उसी हाल पे छोड़ दो। क्यों? रिसोर्सेस कम है, ऐसा करना चाहिए। या एक आदमी के जीवन में भी बदलाव हो सके तो प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो उम्मीद, जैसे बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि क्या फंड ही नहीं है, आप कितने 10,000 में से 8,000 को नहीं कर पाते हो, तो जब मैं पॉलिसी बनाऊंगा तब देखूंगा। आज तो मेरा काम पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का है ना। एज ए डीएम आप क्या करते हैं, ऊपर से जो ऑर्डर्स आए हैं, जो पॉलिसी बनाई गई है, उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं ना। जब आप सेक्रेटरी बन जाएंगे, उस पार्टिकुलर मंत्रालय को हेड कर रहे होंगे, तब आप रणनीति बनाएंगे ना, तब अपने अनुभव के अनुसार बेहतर रणनीति बनाइएगा। लेकिन उस समय एग्जीक्यूट करना है तो जितना एग्जीक्यूशन हो सकता है पॉसिबल उतना करेंगे ना, कि छोड़ देंगे, है ना। तो एज ए डीएम आप जब जब जमीन पे जाएंगे तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन संसाधन बहुत सीमित होंगे। तो अगर संसाधन बहुत सीमित होंगे और करना बहुत कुछ होगा, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, इतने में क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, तो करेंगे ही नहीं। इंदौर और भोपाल देश के सबसे स्वच्छ भारत के अभियान में सबसे स्वच्छ शहर में से एक है ना। उन्होंने उसी सीमित संसाधन से अपने शहर को क्लीन कर दिया, और उन्हीं सीमित संसाधन से बाकी डीएम बैठे हुए, कुछ नहीं हो सकता, ये कचड़े का पहाड़ है, क्या हो सकता है, आज भी था, मेरे जाने के बाद भी होगा, आगे भी रहेगा। और एक ने क्या किया, उस कचड़े पहाड़ को क्लीन कर दिया, रिसोर्सेज कुछ लगाया, दिमाग कुछ लगाया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हंड्रेड्स ऑफ एकड़ प्राइम लैंड को क्लीन कर दिया, और उस पर घर बन गए, ऑफिस बन गए, सरकार को राजस्व मिल रहा है, बार बार ऑफिसेज बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और सरकार बोल रहा है मेरा राजस्व दो, मेरा स्टैंप ड्यूटी दो। सरकार के रिसोर्सेज बढ़ गए। एक ने कचड़ा समझा और एक ने कचड़े में संसाधन समझा, अंतर केवल इतना था, रिसोर्सेज दोनों के बाद वही थे। तो देखने का नजरिया बताता है ना। तो कंक्लूजन आपका नजरिया है कि समस्याएं हजार हैं, लेकिन इस समस्या को मैं साध लूंगा आने वाले समय में, या हम मिल करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। यह है कंक्लूजन। इसको लेकर के कोई दुविधा और डाउट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और अगर कोई समस्या लग रहा होगा तो सोचिए, लेकिन कोई भी समस्या बताएंगे मैं लास्ट में उसको ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव कर दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे उसके नेगेटिव लिखने के लिए बहुत स्पेस मिला है। मैं उसके 1000 नेगेटिव पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, 5, 7, 10 पॉइंट, जितना स्पेस दिया गया मैं लिखूंगा। लेकिन जब नेगेटिव बता दिया तो कंक्लूजन नेगेटिव से नहीं खत्म करूंगा, उम्मीद भरा होगा। क्लियर है? कोई भी पेपर हो, पेपर 1, 2, 3, 4, कोई भी हो, अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, तालिबान का कुछ नहीं हो सकता, वो समाज वैसा ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना चाहिए। भारत क्यों प्रयास किया 20 सालों तक? दुनिया के देश क्यों प्रयास कर रहे हैं, है ना। कब तक रहेगा तालिबान? धीरे धीरे करके सशक्त होंगे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि नहीं, आराम से सोचिए। रणनीति, तालिबान किसी को नहीं घुसने देगा, शिक्षा को नहीं घुसने देगा, तो भारत बिजली ले जाएगा कि बिजली आ जाए गांव में, और बिजली आएगा तो रेडियो आएगा, बिजली आएगा तो टीवी आएगा, और टीवी आएगा तो कल्चर आएगा ना, भारत का, अमेरिका का, यूरोप का। और जब वहां लोग देखेंगे कि यार दुनिया के देश तो ये तरक्की कर रहे हैं और तालिबान हमको कैसे रखा हुआ है, तो वही लोग तालिबान का विरोध करेंगे कि नहीं? नहीं, लॉजिकली सोचिए।
तो भारत क्या करेगा? अगर शॉर्ट टर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता तो लॉन्ग टर्म में परिवर्तन करेंगे, तिल तिल करके परिवर्तन होगा। छोटी छोटी चीजें करते हैं। तालिबान को कहते हैं यार बिजली का लाइन लगा देने दो, बस खंबा लगा देते हैं, बस बिजली पहुंच जाए। तो तालिबान भी सोचेगा कि बिजली आएगा, और बिजली के साथ साथ बहुत सारी चीजें आएंगी ना। क्या क्या रोकेंगे आप, और कब तक रोकेंगे आप? तो इसका मतलब परिवर्तन संभव है, रणनीति बनानी पड़ेगी। और नहीं तो अगर हम मान लेंगे कि तालिबान आतंकवादी रहेगा तो भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर पश्चिमी हिस्सा संकटपूर्ण ही रहेगा ना, है ना। तो एक देश की संप्रभुता और अखंडता को बचाना है तो प्रयास तो लगातार करना पड़ेगा, भले ही वो प्रयास बहुत ही सीमित हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, उसके लिए 20 25 30 साल का समय लगेगा, लेकिन रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना, कि मान लें कि कुछ नहीं हो सकता है। क्या अभी भी भारत कार्य कर रहा है लगातार, अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहा है। तालिबान का भारत ने हमेशा विरोध किया, अब तालिबान से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, एकोमोडेट करें, है ना। एकोमोडेट करें तो तालिबान की कुछ बात हम सुनेंगे और कुछ हमारी बात भी तो सुनेगा। नहीं, अभी सेमीफाइनल में पहुंचा था वर्ल्ड कप में, और तालिबान का होम कंट्री कौन सा था? मतलब अफगानिस्तान की क्रिकेट का होम कंट्री भारत है ना। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को जगह किसने दिया है? भारत ने। भारत में वो प्रैक्टिस करते हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर भारत में रहते हैं, भारत उनका सारा खर्चा उठाता है। तो अफगानिस्तान जब सेमीफाइनल में पहुंचा तो छवि किसकी बेहतर हुई अफगानिस्तान में? भारत की ना। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि तालिबान भले ही भारत का विरोध करें, लेकिन लोगों का मानना क्या है कि भारत एक मित्र देश है। आज अगर अफगानिस्तान इतने संकटों के बाद भी दुनिया में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों को हरा करके अगर पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि कैसे पहुंचा है, भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारत मित्र है। कब तक रोकेंगे आप लोगों को, है ना। समाज में तो परिवर्तन होगा धीरे धीरे करके। क्या, सॉरी? हाँ, तो जो लिटरेट नहीं होते टीवी नहीं देखते, रेडियो नहीं सुनते, सुनते हैं ना। तो भारत सरकार ने बिजली का लाइन लगाया, सबसे पहले 20 सालों से बिजली का ही लाइन लगा रहा था वहां पर, कि हर घर में बिजली पहुंचे। पढ़िएगा उसके बारे में, समझ में आएगा खासा है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया के देशों से लगता है, और सेंट्रल एशिया के देशों में लोग कम है, बिजली ज्यादा है। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस के भंडार है, यूरेनियम है, और पन बिजली है। एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रल एशिया के देश बिजली। भारत ने सेंट्रल एशिया के देश को कहा कि अफगानिस्तान में तार बिछा दो, खर्चा मैं उठाता हूं, पोल्स मैं लगाता हूं, वायरिंग मैं कर देता हूं, बस आप बिजली दे दो वहां तक, और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं विकसित करता हूं। क्या चाहता है भारत? तालिबान बिजली बना करके उससे बम बनाए, या हम ये चाहते हैं? हम चाहते हैं उस बम का समाधान। हर घर में हम चाहते हैं कि लोगों में कल्चर, विश्व में क्या तरक्की हो रहा है, महिलाएं क्या कर रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, घर घर की वो कहानी बने। तब जाकर के विरोध होगा आंतरिक रूप से, है ना, लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा। तो भारत बिजली पहुंचा दिया, तभी तो अफगानिस्तान के लोग जब जीते तो रोड पे थे ना सब। अगर पता ही नहीं होता कि अफगानिस्तान जीता, हारा, सेमीफाइनल में पहुंचा, तो इसका मतलब लोग उत्सुकता से देख रहे थे ना। क्लियर है? तो परिवर्तन कहने का ये मतलब है कि हमेशा जो लास्ट में प्रॉब्लम, जो लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, हताशा भरा नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज कंपिटेंस, कि जो भी आपने कंटेंट लिखा, जो भी कंटेंट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, कंक्लूजन लिखा, उसमें आपके आंसर में आपके उस टॉपिक पे जो पकड़ है वो झलकना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी एक टॉपिक होता है, उसका कुछ कीवर्ड होता है ना। कोई भी एक टॉपिक है, उसकी व्याख्या करनी है तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे। अगर आपने उस कीवर्ड को पकड़ लिया, उसको समझ लिया, उसकी व्याख्या कर दी, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे एक छोटे से आंसर के साथ, एक छोटे से उदाहरण के साथ कंप्लीट करते हैं कि लैंग्वेज कंपिटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉनसून से आप क्या समझते हैं, है ना। मॉनसून की जो अवधारणा है उसको उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो मॉनसून की अवधारणा का उदाहरण सहित व्याख्या पूछा है। तो मॉनसून की अवधारणा में कुछ कॉन्सेप्ट होंगे क्या मॉनसून के? जैसे मॉनसून की अवधारणा में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेट धारा का। मान लीजिए, मतलब एक शब्द है, कीवर्ड क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज की कंपिटेंस पे। यानी कि मॉनसून को समझाना है तो पूर्वी जेट धारा एक इंपॉर्टेंट शब्दावली। पूर्वी जेट धारा के साथ साथ एक और जेट धारा है, उसका नाम है सोमाली जेट धारा।
अगर ये शब्द आपके पास नहीं होगा, ये लैंग्वेज कंपिटेंस नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे? वो वाला वो करता है, वो वाला वो करता है। नहीं, आराम से सोचिए। तो जेट धारा का कॉन्सेप्ट, पूर्वी जेट धारा, सोमाली जेट धारा, हमने हेडिंग बनाया, फिर उसका प्रभाव बताया कि मानसून को कैसे प्रभावित करता है। एक कॉन्सेप्ट है हिंद महासागर का इंडियन ओशियन डाइपोल, आईओडी। नहीं मालूम है तो बस कहेंगे कि हिंद महासागर में यहां वो होता है, वहां वो होता है। और अगर इंडियन ओशियन डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर को बता दिया कि सर होता क्या है और मानसून को कैसे प्रभावित करता है। लैंग्वेज कंपिटेंस। एक कॉन्सेप्ट है मेडन जूलियन का, मानसून को समझाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेडन जूलियन। हमने बताया मेडन जूलियन लिख दिया, एग्जामिनर पढ़ेगा या जिसका लैंग्वेज कंपिटेंस अच्छा है, ये मानसून की शब्दावली को समझता है, इसने मेडन जूलियन के कॉन्सेप्ट को प्रभावी रूप से इस बच्चे ने लिख दिया है ना। तो मेडन जूलियन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, उसकी व्याख्या हमने कर दी। इसके अलावा मानसून का एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन एक हेडिंग बनेगा। ये मानसून पे कैसे प्रभाव करता है थोड़ा सा समझा दिए। एक कॉन्सेप्ट है, एक लैंग्वेज कंपिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडिया है, एक मतलब कॉन्सेप्ट है मानसून का, जो मानसून को प्रभावित करता है, वॉकर सर्कुलेशन। तो हमने क्या बताया? वॉकर सर्कुलेशन। ये लैंग्वेज मतलब इस शब्द का या मानसून के लिए हमको इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज कंपिटेंस का मतलब है कि अगर आपको ये शब्द मालूम होंगे तो मानसून की व्याख्या कर देंगे। तो हमने बता दिया वॉकर सर्कुलेशन। अगला पॉइंट इसी में है एल नीनो, और इसी में एक और शब्द है, उसका नाम है लानीना। और लानीना में भी हाल ही में जो नजर आ रहा है उसका नाम है ट्रिपल डिप लानीना। ट्रिपल डिप लानीना। तो एग्जामिनर को हमने बताया कि सर अभी हाल ही में हमने जो प्रकृति देखी प्रशांत महासागर में, वो देखा ट्रिपल डिप लानीना का। तो एक कीवर्ड हो गया ट्रिपल डिप लानीना। यानी कि कम से कम हमको 8 से 9 आधारभूत शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे की आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सबकी व्याख्या करें कि ये मानसून को कैसे प्रभावित करता है तो मानसून की अवधारणा क्लियर होगी। और आपके पास अगर ये शब्दावली नहीं है तो विश्वास करिए, इसका मतलब है कि आप इस आंसर का प्रभावी रूप से लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या लैंग्वेज कंपिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जामिनर इन सब शब्दों को खोज रहा होगा कि बच्चा मुझे एल नीनो समझा दे, ला नीना समझा दे, ट्रिपल डिप ला नीना समझा दे, इंडियन ओशियन डाइपोल समझा दे, पूर्वी जेट धारा समझा दे, सोमाली जेट धारा समझा दे, है ना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन समझा दे, और इसमें से कोई शब्द मिला ही नहीं उसको, ये है वो है ये है वो है चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उस टॉपिक पे आपकी पकड़ कमजोर है। तो हर शब्द का या हर एक टॉपिक की अपनी शब्दावली होती है। उस शब्दावली को अगर आप इंक्लूड कर लें अपने आंसर में तो आंसर प्रभावी हो जाता है। जैसे हमने कई बार किया, जैसे हमने चक्रवात किया है ना, चक्रवात किया अभी क्लास में। मान लीजिए चक्रवात हमने किया तो चक्रवात की अवधारणा के लिए हमने आवश्यक दशाओं की चर्चा किया। तो आवश्यक दशाओं में क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से कुछ कंडीशंस में कोरियोलिस बल होना चाहिए कि नहीं, दाब प्रवणता बल, और जलवाष्प, और निम्न ताप, ताप निम्न होना चाहिए, दाब, हाँ निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे कुछ कीवर्ड्स का किया ना। तो अगर आप इन सब शब्दों को इंक्लूड करें, उसकी व्याख्या कर दें, तो यही कीवर्ड्स थे ना। लैंग्वेज कंपिटेंस था, इन सब शब्दों की समझ थी, उसकी व्याख्या कर दी। हर टॉपिक में ऐसे कुछ कीवर्ड्स होंगे, उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अंडरलाइन करना और उसकी व्याख्या करना उस टॉपिक को परिपूर्ण बनाता है। और यही है लैंग्वेज कंपिटेंस। तो हर टॉपिक पे ऐसे कीवर्ड्स को पहचानना सीखें, आइडेंटिफाई करना सीखें, और जब पूछे तो उसकी व्याख्या कर दें, और व्याख्या करके उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि इस पार्टिकुलर टॉपिक या इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आइडियाज थे, जो की आइडियाज थे, उसके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल होती है, मैं उस शब्दावली से भली भांति जानता हूं, और मैं उसकी व्याख्या या उसका एक जो समझ है वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो ये 5 आयाम है जिसमें आपको प्रभावी रूप से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेहतर और बेहतर करने की जरूरत है। पहला कंटेक्स्ट, दूसरा कंटेंट, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा उसका प्रस्तुतिकरण, और पांचवा लैंग्वेज कंपिटेंस, या आप कह सकते हैं कंक्लूजन तो हो ही गया। सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए और चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके बेहतरीन होने चाहिए कि कौन से वर्ड्स का आपने चुनाव किया। तो जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो आपके उस टॉपिक पे पकड़ को बनाता है। जैसे मैंने मानसून के ये 8-10 शब्दों के माध्यम से बात बताया कि ये सब है। ऐसी प्लेट टेक्टोनिक का सोचें आप, सारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा, ये तीनों आपको मालूम है।
और मान लीजिए कि आपको जो उसका कॉन्सेप्ट का आधार है वो है संवहनी धारा का सिद्धांत, और उसमें रिज पुश और स्लैब पुल ये दो शब्द हैं। अगर ये 8-10 शब्द आपको एग्जामिनर को नजर आ जाए तो इसका मतलब ही इस बात को बताता है कि आपका इस टॉपिक पे पकड़ बेहतरीन। जैसे वेगनर का सिद्धांत है, वेगनर के सिद्धांत ने या वेगनर ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ फैक्ट्स दिए थे, प्लेसर निक्षेप, जिग्स ऑफ इट, अलग अलग दिए थे ना कुछ कुछ। तो ऐसे अगर 8-9 शब्द आपके पास हैं तो उसी की तो व्याख्या करनी है। तो ये 8-9 क्या है, लैंग्वेज कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं एक इंपॉर्टेंट, और वो करके आपने उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, मतलब उसका व्याख्या या उसका जो जो उससे जुड़ा हुआ पक्ष है उसको एग्जामिनर को बता दिया, टॉपिक कंप्लीट। ये अपेक्षाएं एग्जामिनर के द्वारा आपसे की जाएंगी। तो इन 4-5 आयामों पे प्रभावी रूप से काम करिए, बेहतरीन होगा। अब एक ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल देख लेते हैं कि मतलब है, जैसे सपोज करिए कि ये एक सवाल पूछा गया, इस सवाल में जरा देखिए, आराम से सोचिए कि क्या इस सवाल में एग्जामिनर ने पूछा एक जल सुरक्षित भविष्य हेतु भारत में भूजल की स्थिति से संबंधित प्रमुख समस्याओं के लिए व्यापक समाधान की आवश्यकता है। तो क्या जल सुरक्षित भविष्य के लिए भूजल की स्थिति से संबंधित प्रमुख समस्याएं और प्रमुख समस्याओं के लिए कुछ समाधान चाहिए, तो क्या हमको समस्या बताना पड़ेगा और क्या हमको समाधान बताना पड़ेगा? नहीं, यही बताना पड़ेगा ना। इस सवाल का डिमांड तो यही होगा ना। तो हमारा जो कंटेंट होगा, अगर बेहतरीन कंटेंट तब होगा जब हम इन सारे आयामों की चर्चा करें। और अगर हम इन सारे आयामों की चर्चा करें तो कंटेंट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो यहां पर इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है, ये इसका बॉडी नजर आ रहा है, और फाइनली लास्ट में कंक्लूजन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को लेकर के जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब अगर सवाल के दो हिस्से हैं, समस्याएं और समाधान, तो पहले क्या आना चाहिए, समस्या, फिर क्या आना चाहिए, समाधान, है ना। पहले समाधान लिखता है फिर समस्या लिखता है, इसका मतलब तारतम्यता मिसिंग है। इसने समस्या बताया और समाधान बताया, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी ठीक लग रहा है ना, प्रवाह नजर आ रहा है। अब इसका प्रस्तुतिकरण देखें तो क्या, जैसे यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा था तो इस बच्चे ने पैराग्राफ फॉर्म में लिया। यहां पर इन्होंने कुछ फैक्ट दिया कि भूजल की स्थिति क्या है, प्रत्येक वर्ष 0.3 सेंटीमीटर की दर से नीचे गिर रहा है ना, ये इन्होंने लिखा। और 2040 तक देश की 40% जनसंख्या पीने के पानी से वंचित हो जाएगी, एक फैक्ट लिखा। तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन को तथ्य के माध्यम से आगे बढ़ाया कि ये जल का संकट है, और इसके बाद इन्होंने हेडिंग बनाया भूजल की समस्याएं, और फिर पॉइंट फॉर्मेट में बात को रखा 1 2 3 4, और जहां जहां जरूरत पड़ा उन्होंने क्या किया, उसको अंडरलाइन किया। क्या इस आंसर में संबंधित समस्याएं पूरे देश में एक जैसी होंगी या देश के कुछ हिस्सों में ज्यादा और कुछ हिस्सों में कम हो सकती है? तो इसके लिए उन्होंने मैप बनाया और देश के कुछ राज्यों का नाम लिख करके बताया कि इन जगहों पे समस्या ज्यादा गंभीर है। फिर इन्होंने क्या किया, समाधान का एक हेडिंग बनाया, फिर उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, और फिर इसके लिए मैप की जरूरत पड़ी तो थोड़ा मैप लिखा, या कंक्लूजन में भी थोड़ा सा मैप बना करके बताया कि ये किया जाना चाहिए। है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि जो 4-5 आयामों पे मैंने आपके साथ चर्चा किया या समझ बनाने की कोशिश की, इन्होंने उन सारे आयामों को अपने आंसर में प्रभावी रूप से इंक्लूड किया। अब जब इन सबको इंक्लूड किया तो जब एग्जामिनर इसको इवेल्युएट कर रहा होगा तो पॉजिटिव माइंड के साथ इवेल्युएट करेगा, खुश होगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हर सवालों में आप एक ऐसे पोजीशन में हो, ऐसे एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, तो हर आंसर में आप मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका रैंक क्या होगा, बेहतर ही होगा ना, है ना। तो रैंक इंप्रूव होता चला जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्दों के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, या इन आयामों की एक समझ होनी चाहिए। ये कुछ आयाम थे जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता था, और जो लगभग मैंने इन 4-5 आयामों पे एक समझ आपके साथ विकसित किया। अगर कुछ सवाल हो आपके तो पूछ लें, नहीं तो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए, किन किन आयामों पे फोकस किया जाना चाहिए, इनकी समझ ओवर ए पीरियड टाइम आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने की जरूरत है। इन सब चीजों की चर्चा मैंने आपके साथ कर ली। ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने मैप कितना छोटा छोटा बनाया, कोई बड़ा मैप बनाया है? मतलब हम बता रहे हैं 1 मैप, 2 मैप, 3 मैप, है ना। आंसर कितने में लिखना था, 150 शब्दों में। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैप बड़े नहीं बनाने, और इनका मैप देखिए, लग रहा है भारत का नक्शा, नहीं लग रहा है ना, लेकिन प्रयास किया ना इन्होंने।
एग्जामिनर को जो दिखाना चाहते थे कि सर इन इन जगहों पे प्रॉब्लम है, दिखा दिया ना वो। तो ये मत सोचिए कि ऐसा मैप बना है, आप इससे अच्छा मैप बना सकते हैं कि नहीं? तो मैप बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उन्होंने एफर्ट लगाया ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा बना है कि खराब बना है, लेकिन उन्होंने इसको बनाया, और बनाने के बाद जो चीज़ ये बताना चाहते थे उन्होंने उसको पॉइंट पॉइंट कर दिया। और इनको ये भी मालूम था कि अगर मैं मैप बड़ा बना दूंगा ना तो मेरे पास पेज कम रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, गलती नहीं की, छोटे मैप बनाए। एग्जामिनर को बताना चाहते थे कि सर मैं एक आयाम मतलब मैं प्रेजेंटेशन बेहतर कर रहा हूँ, इन्होंने उसको इंक्लूड भी किया, लेकिन जितनी ज़रूरत थी मतलब स्पेस में जितना स्कोप था उसके अनुसार उन्होंने छोटा मैप बना करके इंक्लूड किया। अब सोचिए आप एक मैप के बारे में यहाँ तो 2-3 मैप बना दिया, लेकिन है ना 150 शब्दों में, तो आंसर तो प्रभावी बन रहा है ना। और एक आयाम इन्होंने, एक डायमेंशन अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया, लेकिन जरूरत के अनुसार इन्होंने मैप के साइज को छोटा रखा। क्लियर है? तो मतलब इस तरीके से छोटी छोटी रणनीतियों को सोचेंगे ना, बाधा सोचेंगे तो नहीं, बाधा सोचिए, फिर बाधा का समाधान सोचिए कि क्या मैं उसका समाधान छोटे मैप अगर बड़ा नहीं बना सकता तो कैसे छोटा बना सकता हूं। पूरे भारत का नक्शा नहीं बना सकता हूं, अगर मुझे दक्षिण भारत बनाना है तो केवल दक्षिण भारत बना दिया, नहीं, पूरा भारत नहीं बनाना है, मुझे दक्षिण भारत ही बनाना है, तो दक्षिण भारत का डायग्राम दिखाया, अगर मुझे दक्षिण भारत ही दिखाना है कुछ, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है, जो जरूरत है उसके अनुसार आप मैप को बड़ा छोटा अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स का डेटा अलग होगा, है ना, ज्योग्राफी का कुछ अलग होगा, इन्वायरमेंट का अलग होगा, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अप्रोच कुछ अलग होगा। ये जो डेटा या आंकड़ों का जो प्रॉब्लम है या चुनौती है, उसमें तो एक तो स्तरीय किताबें या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना चाहिए, और आंकड़ों का इस्तेमाल केवल एक बार पढ़ के हो जाएगा या मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी? जब तक बार बार दोहराए नहीं करेंगे तब तक आंकड़ों का सही जगह पे सही समय पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़ों को अगर आपको इस्तेमाल प्रभावी रूप से करना है तो कुछ मत करिए, जो कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं बार बार, है ना, मल्टीपल रिवीजन्स मतलब सोर्स सीमित रखिए और मल्टीपल रिवीजन्स पे फोकस करिए, आंकड़े बेहतर होते चले जाएंगे। जो आप आंसर राइटिंग या जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, एक एक दो दो पन्ने का, उसके दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दें। और मान लीजिए कृषि का नोट्स बनाए या उद्योग धंधों का या इंफ्रास्ट्रक्चर का या किसी अन्य चीज का आपने बनाया, तो मार्जिन में उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको लिख दें। और बार बार जब आप 3 बार 4 बार पढ़ते रहेंगे तो आपको तथ्य भी उसके साथ रिलेट करते रहेंगे, तो आने वाले समय में जब आंसर लिखना होगा तो आप इन तथ्यों को अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तथ्य का इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन प्रभावी रूप से हो पाएगा। क्लियर है? और कोई सवाल? चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से मेहनत करिए और आंसर राइटिंग पे लगातार प्रयासरत रहिए। ऑल द बेस्ट।